हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आशा करती हूँ मेरे प्यारे बच्चे स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ ही साथ परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे। बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था हमारी ही, यस बिल्कुल सही समझे हैं, लाली मैडम है तो हिंदी ही होगी, हिंदी सैंपल पेपर 1 आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा। उससे आपको कुछ तो सॉल्यूशन मिले होंगे, यस ऑफ कोर्स। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए हिंदी ही कोर्स ए हिंदी का सैंपल पेपर जो कि सीबीएसई द्वारा रिलीज किए गए हैं, उसी का सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक अच्छे से बिल्कुल खुले दिमाग से, ओपन माइंड से यहां पर वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो में आज हम करने वाले हैं एक और पेपर को सॉल्व। बिल्कुल बोर्ड का पेपर एग्जाम जो कि हमारे चल रहे हैं, जिससे कि कैसा गया आपका पेपर जो भी आपके चल रहा है, ठीक है, अच्छा गया होगा। हाँ बिल्कुल। अब एक काम करेंगे, इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जब प्रश्न को आराम से पढ़ते हैं तो उत्तर अपने आप यहां पर फॉर्म हो जाता है और धीरे धीरे हम हर एक प्रश्न के सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। कितने प्रश्न हैं, कितने उत्तर हैं, किस तरह से कौन से प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना चाहिए, सब कुछ मैं यहां आज आपको बताने वाली हूं। कुछ शब्द सीमा रहती है, किसी का उत्तर हमें 25 से 30 शब्दों में लिखना होता है, तो किसी का 30 से 60 शब्दों में लिखना होता है, किसी का 120 शब्दों में लिखना है, तो किसी का 150 शब्दों में। घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप कर सकते हैं, क्योंकि आज हम यहां वही तो करने वाले हैं। तो ध्यानपूर्वक बैठिएगा, अच्छे से देखिएगा, एकदम पॉजिटिव माइंड के साथ। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 2 आज आपके सामने है, जो कि ठीक है प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-22 द्वितीय सत्र अर्थात टर्म 2 विषय हिंदी है, कोर्स ए। कोड याद हो गया ना आपको, 002 कोर्स ए का कोड है। बहुत अच्छे से इसको आप तो यहां पर बसा लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा तो सबसे पहली नजर आपकी आपके कोड पर जानी चाहिए कि प्रश्न पत्र या जो क्वेश्चन पेपर पर कोड लिखा है वो 002 है ना। यस, ठीक है, इट मींस कि यस आपके पास सही क्वेश्चन पेपर आया है कोर्स ए का। ठीक है बेटा, उसके बाद हम देखेंगे कि निर्धारित समय 2 घंटे रहेगा। टोटल नंबर कितना है हमारा पूर्णांक, 40 नंबर का रहेगा। अब देखिए ध्यान से कि जो सामान्य निर्देश लिखे रहते हैं वो सामान्य नहीं, बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, अति महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि यदि हमने इनका पालन अच्छे से किया तो बिल्कुल हम अपने आंसर्स को भली भांति समय से पूर्व पूरा कर सकते हैं, और आशा करती हूं आप इन निर्देशों का पालन भली भांति करेंगे। आइए देखते हैं ये निर्देश क्या कहते हैं। सबसे पहला निर्देश है बेटा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। कौन कौन से खंड हैं? खंड का और खंड खा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। हाँ डरिए मत, उसमें ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, जो भी निर्देश दिए जाएंगे आपको निर्देशों को पढ़कर अच्छे से उत्तर देना है, और यहां तो मैं आपको बताने वाली ही हूं, जिस तरह से मैं आपको बताने वाली हूं सेम पैटर्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, तो सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर क्रम अनुसार ही लिखिए। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा कि जो भी आपका प्रश्न पत्र आएगा उसमें आपके प्रश्न जो क्रम रहेगा, सीरियल रहेगा, तो सीरियल वाइज उत्तर लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपका प्रश्न पत्र बनाया जाता है ना, वो हमारे मतलब विद्यार्थियों के मेंटल लेवल को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। तो अब यदि हम पहले सोचें कि हम खंड खा कर लेते हैं, यदि हम खंड खा में उलझ गए ना, उलझ गए क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि वहां पर रचनात्मकता है, और रचनात्मकता दिखाने में तो हमारे बच्चे बहुत आगे हैं। विज्ञापन लेखन में लग जाएंगे, फिर बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाने लगेंगे, और पता चलेगा ओह ये तो 1 घंटे से ज्यादा हो गया, अब हम खंड का कब करेंगे। इसलिए बिल्कुल बिना किसी घबराहट के, बिना किसी हौच पौच के आपको खंड का से ही शुरू करना है। क्रमानुसार करेंगे, बहुत अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। लेखन कार्य में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए। हाँ ठीक है, जल्दबाजी में आप ये ना सोचें मस्तिष्क में कुछ और आ रहा है, लिख दिया, उफ ये क्या कर दिया, फिर मैंने कट कर दिया, फिर लिखा, फिर कट कर दिया। नो, ऐसा नहीं करना है। इसलिए जब आप परीक्षा में ना टेक डीप ब्रीथ, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए,
ऊपर वाले को याद कीजिए और यस, खुद पर विश्वास रखिए। जब आप अपने आप पर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ सही होगा, ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, हमेशा रहेंगी। तो इस तरह से लेखन कार्य में आपको स्वच्छता रखनी ही है, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा, खंड का में कुल 3 प्रश्न हैं। हाँ, अरे वाह, आप सोच रहे हैं सिर्फ 3 प्रश्न इनमें कुछ सब क्वेश्चंस भी हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इनके उप प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। उप प्रश्न समझते हैं, सब क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो 3 प्रश्न हैं, इनमें कुछ सब क्वेश्चंस मींस उप प्रश्न भी रहेंगे, तो उनका आपको निर्देश पूर्वक अच्छे से जो भी लिखा रहेगा उसका पालन करना होगा। हम देखेंगे ना अभी। फिर है 5वां पॉइंट कि खंड खा, खंड का में कितने प्रश्न है? 3, जिसमें कि उप क्वेश्चंस मीन सब क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। खंड खा में कितने हैं? 4 प्रश्न, ठीक है। सभी प्रश्नों के साथ विकल्प भी दिए गए हैं और निर्देश अनुसार आपको विकल्प का ध्यान रखते हुए चारों प्रश्नों के उत्तर लिखना है। समझ में आ गया? तो ये निर्देश जो हैं बहुत अच्छे से आप रीड कीजिएगा, यही है, ध्यान रखिएगा कि हमें किस तरह से करना है। कॉपी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए ताकि चेकर आपकी कॉपी देखकर ये वाह वाह क्या बच्चे, बड़े अच्छे बच्चे की कॉपी आई है, चलो अच्छे मार्क्स दे देते हैं। चेक तो करते हैं, कहते हैं ना कि चेकर्स जो रहते हैं वो एक नजर में भाप जाते हैं कि आपने क्या लिखा है। कभी कभी जब हम बच्चे थे, अपनी बात बताऊं, तो हम सोचते थे देखा ही नहीं और चेक कर दिए और पेज पलट दिए या नंबर काट दिए। नो, अनुभव बेटा, एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये एक नजर में हम समझ जाते हैं या चेकर समझ जाते हैं कि आपने कितना लिखा है, क्या लिखा है, वैल्यू, ठीक है। कहते हैं ना क्वालिटी इज बेटर देन क्वांटिटी। तो जितनी शब्द सीमा आपको दी गई है उसका पालन करना है, स्वच्छता से अपनी कॉपी को रखना है, लिखना है, ठीक है। चलते हैं आगे बेटा। देखिए प्रश्न आ गया है पहला, कौन सा? खंड का पहला प्रश्न। और जो खंड का हमारा है वो पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, अर्थात खंड का में हमारी दोनों पाठ्य पुस्तिकाएं शामिल हैं। कौन कौन सी? कोर्स ए की पुस्तकें कौन सी है बेटा? क्षितिज और कृतिका। यस, बहुत सही जवाब। तो अब है इसका पहला प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए और ये रहेंगे आपके प्रश्न 2-2 नंबर के। अब 2-2 नंबर के 25 से 30 शब्द। अब शब्द सीमा या शब्द संख्या कैसे गिनती करेंगे, आप कैसे काउंट करेंगे, तो उसको भी आप ज्यादा नहीं कि अब लिख लिया है आंसर, अब हम गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हम कहेंगे अरे वाह, एक लाइन में 11 शब्द आ गए। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे सुन लीजिए कि जो भी के, से, हैं, था, वे, इन शब्दों को नहीं गिना जाता, ठीक है। सहायक क्रियाएं रहती हैं, उन शब्दों को शब्द संख्या के अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे देखिए, फिर से मैं आपको एग्जांपल देती हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आप कहेंगे 11, लेकिन अभी कैसे गिनना है इनको? 1 2 इसको नहीं गिनना है, 3 इसको भी नहीं गिनना है, 4 5 6 7 8 है, क्योंकि हम के, से, हैं, थे उनको नहीं गिना जाता है। इसलिए आप ये मानकर चलिए कि एक लाइन जो हमारी परीक्षा की कॉपी रहती है, उत्तर पुस्तिका रहती है, वो अच्छी लंबी सी रहती है, ठीक है। तो उसमें आपके 8 या 9 शब्द आएंगे। अब उस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि हाँ, यदि हम 3 लाइन लिखेंगे तो हमारा 25 से 30 शब्द हो जाएंगे, हो जाएंगे ना। तो इस तरह से आपको आराम से, ना तो बहुत छोटी लिखावट में लिखना है ना बहुत बड़ी बड़ी, और मार्जिन नहीं करना है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, इधर से फोल्ड कर दिया, लाइन खींच ली, सेकंड साइड से भी फोल्ड करके लाइन खींच ली, अब सप्लीमेंट्री के लिए हम खड़े हैं। नहीं, इसमें समय बर्बाद नहीं करना है। आपने कितनी सप्लीमेंट्री कॉपी ली उससे कोई वो नहीं है कि अरे आपने तो 4 ले ली तो चेकर 4 सप्लीमेंट्री ऊपर देखेगा और आपको 40 में से 40 नंबर देगा, बिल्कुल नहीं। आपने कितना लिखा है, कितना सही लिखा है, ये मैटर करता है। तो इसका ध्यान रखिएगा कि अपनी लिखावट को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लिखिएगा ताकि चेकर देखकर खुश हो जाए और आपने जो लिखा है उस पर आपको अंक मिल जाए, ठीक है। पहला प्रश्न, सेकंड क्लास के डब्बे की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जिनके कारण लेखक और नवाब साहब दोनों ने उसे यात्रा के लिए चुना। कौन सा पाठ है?
यस यस, बिल्कुल सही, लखनवी अंदाज है। अब आपको सेकंड क्लास का ट्रेन, बिल्कुल उसी में सफर हुआ था, उसी में लेखक ने ये कहानी लिख दी थी। तो क्यों सेकंड क्लास के डब्बे में लेखक भी चढ़े और साथ ही साथ नवाब साहब भी चढ़े? क्या विशेषताएं थी कि दोनों ने ट्रेन का सेकंड क्लास का डब्बा ही चुना? देखते हैं, आइए। लेखक और नवाब साहब दोनों ने ही अपनी यात्रा के लिए सेकंड क्लास के डब्बे को चुना। क्यों चुना? इस डिब्बे की कुछ तो विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए, सेकंड क्लास का डिब्बा अन्य सुविधाओं से युक्त होता है, जो कि आवश्यक सुविधाएं उनसे तैयार होता है वो। इसका किराया भी अधिक होता है, अतः इसमें कम यात्री सफर करते हैं, तो सुकून, आराम से, चैन से बैठकर जाया जा सकता है। इसमें भीड़ भाड़ नहीं होती क्योंकि किराया अधिक होता है, तो अधिक लोग इसको नहीं चुनते हैं। ठीक है। अब है, यह डिब्बे अधिकांशतः खाली ही रहते हैं क्योंकि महंगा है, किराया अधिक है, तो कुछ लोग ही इनको लेते हैं, अदरवाइज ये खाली पड़े रहते हैं। इसलिए नवाब साहब ने सोचा कि मैं अकेला ही रहूंगा, और फिर लेखक भी चले गए यही सोचकर। समझ में आया कि सेकंड क्लास का डिब्बा क्या है, उसकी विशेषताएं लिखना है। बताइए, याद हुई बेटा? देखिए, सबसे पहले तो सभी सुविधाओं से युक्त होता है। सेकंड क्लास के डब्बे में सभी सुविधाएं होती हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि हाँ, इसका किराया जरूर अधिक होता है, लेकिन सुविधाओं से युक्त होता है कि आराम से सफर तय किया जा सकता है। और फिर हमने क्या देखा? इसमें भीड़ भाड़ नहीं रहती, तो सुकून और चैन रहता है। जिस तरह से हम लंबी यात्रा के लिए यदि जा रहे हैं तो सेकंड क्लास का डब्बा अच्छा रहता है। और क्या देखा कि ये जो डब्बे हैं वो अधिकांशतः खाली रहते हैं, इधर उधर भीड़ भाड़ नहीं रहती। तो वही कि हम आराम से बैठकर या सोकर या लेटकर जैसे हम चाहे वैसे सफर कर सकते हैं। समझ में आया? तो यदि सेकंड क्लास के डब्बे की विशेषताएं पूछी जाए तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। जब लिखेंगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएंगे। मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब आया है पहले का ही दूसरा। फादर कामिल बुल्के का जीवन किस लिए अनुकरणीय माना जाता है? यस, फादर कामिल बुल्के। पाठ कौन सा है? याद आया कुछ? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित, जिसमें फादर कामिल बुल्के के जीवन चरित्र पर हम लेखक ने बहुत अच्छे से प्रकाश डाला है कि किस तरह से वे विदेश में जन्मे थे, जापान के रैम्सचैपल शहर में, लेकिन भारत में आकर बस गए थे। अब उनका जो जीवन था वो क्यों अनुकरणीय माना जाता है? पहले तो अनुकरणीय का अर्थ पता होना चाहिए कि क्यों हम सभी उनसे इंस्पायर्ड हों, या वे क्यों हम उनको आदर्श माने, या क्यों हम किसी व्यक्ति का आदर करें। कुछ तो कारण रहता है ना बेटा, कि हमें कोई व्यक्ति बहुत सम्मानीय लगते हैं, पूजनीय लगते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। तो लेखक यही पूछ रहे हैं कि क्यों फादर कामिल बुल्के का जीवन अनुकरणीय है, क्यों हम उनका अनुसरण करें, क्यों उनके जीवन से हमने कुछ सीखा, क्या था उनमें जो उनको अन्य सामान्य लोगों से अलग करता था, अनूठा बनाता था, अतुलनीय बनाता था, अनुपम बनाता था। क्यों? क्या था उनमें? मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवता से ओतप्रोत थे। और किससे तुलना की थी लेखक ने? देवदार के सघन छायादार वृक्ष की तरह। जिस तरह से देवदार का वृक्ष ठंडी शीतल छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार से फादर कामिल बुल्के का जो जीवन है, अर्थात उनका व्यवहार है, वो लोगों को दुख से शांति दिलाता था। जब भी कोई परेशान रहता था, दुखी रहता था या व्यथित रहता था, तो फादर कामिल बुल्के के पास यदि आप चले गए, यदि वो व्यक्ति चला गया, तो समझिए उसको अपने दुखों से निवारण मिल गया और वो अपने आप में एक सुकून, एक शांति महसूस करता था। ऐसा होता था क्योंकि वे थे ही इतने महान। आइए देखते हैं किस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं बेटा। फादर कामिल बुल्के का जीवन अनुकरणीय था, बिल्कुल अनुकरणीय था। और ऐसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति का जीवन अनुकरणीय होता है। ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो सबके आदर्श बन जाएं। उन्हीं में से थे फादर कामिल बुल्के। वे एक सच्चे इंसान थे। सबसे बड़ी बात कि वे एक सच्चे इंसान थे। वे बड़े करुणा प्रिय, स्नेही,
सहयोगी और आत्मीय थे। जिससे भी रिश्ता बनाते थे आत्मा से बनाते थे और ऐसा रिश्ता बनाते थे कि जीवन भर निभाते थे। ये नहीं कि बहुत सारे रिश्ते बना लो, इससे भी बना लो, उससे भी बना लो, छोटों से, बड़ों से, सामान्य लोगों से, लेकिन तब कभी फिर वहां गए तो उनको भूल गए। संकल्प से सन्यासी थे, परंतु रिश्ते जब बनाते थे तो जीवन भर निभाते थे, आत्मा से निभाते थे। ठीक है, वे अपने संपर्क में आने वाले लोगों को जल्दी अपना बना लेते थे, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था वो इतना आकर्षक था कि जिन्होंने उनकी बातें सुनी, जो उनके संपर्क में आया, समझिए वो तो उनका पुजारी बन गया। उनमें छोटे बड़े, अपने पराये का कोई मनोभाव नहीं था। ऐसा नहीं है, छोटे बड़े से समझना है ना बेटा। आर्थिक संपन्न व्यक्ति कोई आया है तो उसको अलग से वे अटेंशन देंगे, उसको अलग से महत्व देंगे। यदि कोई आर्थिक कमजोर व्यक्ति है तो उसको कहेंगे हाँ हाँ बैठ जाइए, मैं मिलता हूं आपसे। ऐसा कुछ नहीं, हर एक के लिए उनके मन में समान प्रेम, समान स्नेह और जो भावना थी वो थी। ठीक है, कोई मनभाव नहीं था अलग से। किसी ऊंचे छायादार पेड़ के समान उनका व्यक्तित्व था, घना सघन, ऊंचा भी है, छायादार भी है, जिसमें फल फूल और छाया है। उनके शब्दों से शांति झरती थी और वे सबका दिल जीतना भी जानते थे। इतने गुणों के धनी थे फादर कामिल बुल्के। जब ऐसे व्यक्ति हमारे संपर्क में आएंगे तो ऑफ कोर्स हम उनका अनुकरण तो करेंगे ही, उनका अनुसरण तो करेंगे ही, हमारे पूजनीय तो बन ही जाएंगे। इसीलिए फादर कामिल बुल्के का जीवन अनुकरणीय माना जाता है। ठीक है, जब आपसे फादर, देखिए ये जो प्रश्न है, किस प्रश्न का उत्तर माना जा सकता है? जैसे आपके पाठ्य पुस्तक में दिया है ना कि फादर कामिल बुल्के की तुलना देवदार के वृक्ष से क्यों की गई है, यही है। अब आप ये ना सोचें मैम इसका उत्तर तो पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चंस में नहीं है, मतलब ये वाला प्रश्न तो पाठ्य पुस्तक के पीछे दिया नहीं है। नहीं दिया है, लेकिन प्रश्न वही है जो वहां है, बस आपको समझना होगा। यदि हम आराम से वीडियो को देखेंगे, इसी तरह से हर एक प्रश्न को मैं बताने वाली हूं कि ये प्रश्न किससे कोरिलेट करता है। तो ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को, एक एक वाक्य को, एक एक प्रश्न को सुनिएगा बेटा, आपको परीक्षा में बहुत अच्छी सहायता मिलने वाली है। ठीक है, आइए चलते हैं। तीसरा, पहले ही प्रश्न का तीसरा आया है। हमने का कर लिया, खा कर लिया, अब गा आया है। ठीक है बेटा, नवाब साहब ने खीरे की एक फाक को रेल के डिब्बे की खिड़की से बाहर फेंकने से पहले क्या क्या क्रियाएं संपन्न की, बताइए। अब ये प्रश्न किससे मिलता जुलता है कि खीरे काटने की जो प्रक्रिया थी वो क्या थी। तो अब क्या डायरेक्ट नवाब साहब ने खीरे की फाक को लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया, या कुछ प्रक्रिया थी, कुछ प्रोसेस थी? याद आया क्या क्या था? सबसे पहले नवाब साहब ने खीरों को धोया, फिर उनको तौलिए से पोंछा, फिर आराम से लिखा है जेब से चाकू निकाला, उनके सिर काटे, इसी तरह से लिखा है। ठीक है, और फिर उनको आराम से फाकों में काटकर करीने से सजाया। करीने से सजाना मीन्स तरीके से सजाना। ठीक है, करीने से सजाया, फिर उनमें जीरा मिला, नमक मिर्च बुरका, और रसास्वादन से उनकी आंखों मतलब मुंह में पानी आ गया। इतना ऐसा लगा कि बस अब जल्दी से खा लें। लेकिन हुआ क्या? क्या लेखक के सामने नवाब साहब ने खीरे खाए या फिर लेखक को दिए? तो क्या लेखक ने भी खीरे खाए? लेकिन यहां तो लिखा है कि खीरे की फाक को रेल के डब्बे से बाहर फेंक दिया। ये सब प्रक्रिया की उन्होंने, इतने एहतियात से काटा, फाके की, जीरा मिला, नमक मिर्च बुरका, और ले गए मुंह तक, नाक तक ले गए, और खाने ही वाले थे कि अचानक से उन्होंने खिड़की से बाहर फेंक दिया। हाँ, यही कुछ था। आइए देखते हैं ध्यान से। नवाब साहब ने तौलिए पर रखे 2 ताजे चिकने खीरों को उठाकर नीचे रखा और तौलिए को झाड़कर सामने बिछा लिया। ठीक है, सीट के नीचे लोटे में रखे हुए पानी से खिड़की के बाहर उन खीरों को धोया और उसी तौलिए से पोंछ लिया। सारी प्रक्रिया हमें लिखनी है। जेब से चाकू निकालकर उन खीरों के सिर, वहां लिखा था सिर काटकर, ठीक है, सिरे ऊपर से काटकर उन्हें गोदकर उनका कड़वा झाग बाहर निकाल दिया। ठीक है,
खीरों को बड़े ध्यान से फाकों के रूप में काटकर तौलिए पर सजाकर रख दिया। उसके बाद उन फाकों पर जीरा मिला नमक तथा लाल मिर्च पाउडर बुरक कर इस तरह रख दिया कि देखने वालों के मुंह में पानी आ जाए। ठीक है, ये किया था उन्होंने, और उसके बाद खाया भी नहीं और खिड़की से बाहर फेंक दिया था। चलते हैं अब, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? अब बताइए, यहां आपको क्या लिखना होगा? उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार। हाँ, जैसा कि हमने अभी इससे संबंधित एक और प्रश्न किया था, बिल्कुल ठीक है, वो भी इसी से संबंधित था। तो उसी तरह के शब्दों का, क्योंकि बात किसकी हो रही है? फादर कामिल बुल्के की। उस प्रश्न में किसकी बात हुई थी? फादर कामिल बुल्के की। तो अब यहां पर फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी क्यों लगती थी? क्योंकि उनका सानिध्य, उनका साथ, उनका सांत्वना, उनका ढांढस देना, दुख में दुखी और सुख में सुखी हो जाना, ये जो व्यक्तित्व था वो उनको औरों से अलग बनाता था। जिस तरह से देवदार का वृक्ष ठंडी शीतल छाया प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के का साथ लोगों के मन को, हृदय को शीतलता प्रदान करता था। आया समझ में? आइए देखते हैं उत्तर। जिस प्रकार देवदारू वृक्ष की छाया के नीचे उनके छोटे बड़े पौधों का विकास होता है, बहुत बड़े जो वृक्ष होते हैं ना, उनके छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे भी उग जाते हैं ना, उसकी छाया में, उसके सानिध्य में। बहुत बड़ा एक वृक्ष, उसके नीचे कई पेड़, कई पौधे उगते हुए आपने भी देखे हैं। तो यही होता है, तथा उन्हें वात्सल्यमयी शरण मिल जाती है। ठीक है, वात्सल्यमयी शरण मिलती है। उसी प्रकार फादर बुल्के का हृदय ममता, करुणा एवं अपनेपन से भरा था। उनकी छत्र छाया में लेखक तथा उनके परिजन एवं मित्रों को स्नेह एवं वात्सल्य की प्राप्ति होती थी। इसीलिए फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी लगती थी। अब यहाँ पर जिस तरह से देवदार का जो सघन वृक्ष रहता है, उसकी छाया में कई नन्हे नन्हे पौधे पनप जाते हैं और एक नया जीवन उत्पन्न हो जाता है उसके नीचे, ठीक वैसे ही फादर बुल्के का हृदय ममता, करुणा एवं अपनेपन से भरा था। उनकी छत्र छाया में लेखक तथा उनके परिजन, देखिए उनकी छत्र छाया में, जैसे देवदार की छत्र छाया में छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं ना, उसी तरह से उनकी छत्र छाया में लेखक तथा उनके परिजन एवं मित्रों को स्नेह एवं वात्सल्य की प्राप्ति होती थी। इसलिए फादर की उपस्थिति देवदारू की छाया जैसी लगती थी। समझ में आया? देवदारू के वृक्ष जो है उसका अच्छे से लिखना है पहले तो, कि उसकी छाया में नन्हे नन्हे पौधे अपना अस्तित्व का निर्माण करते हैं, उन्हें वात्सल्यमयी शरण मिल जाती है, उन्हें छाया मिल जाती है, ठंडक मिल जाती है, साथ ही साथ एक सानिध्य मिल जाता है। जैसे परिवार में माता पिता का जो स्थान रहता है ना बच्चों के लिए, वही देवदारू का वृक्ष करता है। तो वैसा ही कुछ कर्तव्य, वैसा ही कुछ व्यक्तित्व था फादर कामिल बुल्के का, जो केवल ना, ऐसा नहीं है कि जो लेखक ने ये पाठ लिखा, ठीक है, लेखक उनको अपने बड़े भाई की भांति मानते थे, तो सिर्फ लेखक से ही उनका आत्मीय संबंध नहीं था, जिससे भी वे मिलते थे उनसे आत्मीय सम्मान रहता था, आत्मीय संबंध रहता था, और हर एक व्यक्ति के प्रति उनके मन में वात्सल्य, ममता की भावना तैरती रहती थी। हमेशा तत्पर रहते थे सबकी सहायता करने के लिए, सबकी समस्याओं का निवारण करने के लिए। इसलिए देवदार से उनकी तुलना की गई है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। अभी हम कर रहे थे गद्य खंड के। गद्य खंड के कौन कौन से चैप्टर्स थे हमारे? एक था लखनवी अंदाज, दूसरा था मानवीय करुणा की दिव्य चमक। अब चल रहे हैं हम काव्य खंड की ओर। काव्य खंड में कौन कौन से चैप्टर हैं, जल्दी बताइए बेटा। उत्साह अट नहीं रही है और कन्यादान, बहुत सही। तो अब ये जो प्रश्न है इनके उत्तर भी हमें 25 से 30 शब्दों में ही देना है, और किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देना है, 2-2 नंबर के उत्तर देना है, ठीक है। पहला है, कन्यादान कविता के आधार पर बताइए कि माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी थी, सोचिए।
सोचिए जल्दी, क्या कहा था? पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ठीक है, लड़की हो पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। और क्या कहा था बताइए? हाँ, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। बहुत सारी सीख दी थी कि जो भी समाज में जिस तरह से लड़कियों को अबला या कमजोर समझा जाता है, वैसा तुम्हें अपने आप को नहीं समझना है। कभी कभी जैसे आपने भी पढ़ा होगा इतिहास में कि पुराने थोड़े से यदि हम विगत वर्षों में जाएं तो दहेज प्रथा, बहुत प्रथा तो नहीं, कुप्रथा कहेंगे इसको, कई कुप्रथाओं ने ऐसे बाहें फैलाकर समाज में अपनी सत्ता जमा कर रखी थी। उसी में से थी एक दहेज प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा, कई ऐसी कुप्रथाएं थी जिनमें यदि दहेज प्रथा में यदि दहेज नहीं दिया माता पिता ने तो ससुराल वाले लड़की को बहुत यातनाएं देते थे, प्रताड़ित करते थे। उसमें कभी कभी स्वयं लड़की जलकर अपना आत्म बलिदान दे देती थी, अर्थात अपना आत्मदाह कर लेती थी। इसलिए मां ने यहां पर समझाया है अपने अनुभवों के आधार पर कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। समझ में आया? तो कभी जब कभी तुमसे कोई कुछ दो शब्द कहे या कुछ इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करे तो उसका अपने अपने आप को हानि मत पहुंचाना, उनका सामना करना, क्योंकि तुम कमजोर नहीं हो। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा कैसी सीख दी थी, किस तरह से हमें उत्तर लिखना है। मां ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी। यहां पर जब भी कोई विशेषताएं पूछी जाएं, प्रश्न में ध्यान रखिएगा मेरी बात अच्छे से, जब कोई विशेषताएं पूछी जाएं या किस तरह की सीख दी, मतलब नंबर ऑफ, ऐसा लग रहा है कि विशेषताएं में भी यदि हम पॉइंट्स लिखेंगे तो बहुत अच्छे से उसके हमें नंबर मिल जाएंगे। साथ ही साथ जब विशेषताएं पूछी जाए या सीख पूछी जाए तब भी हमें नंबर पॉइंट्स में उत्तर लिखना चाहिए। पॉइंट्स में उत्तर लिखने से चेकर को भी आसानी से तुरंत दिख जाता है कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, और 2 नंबर का है तो 3-4 पॉइंट्स लिखेंगे, आपका उत्तर कंप्लीट माना जाएगा, तो अच्छे से नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। मां ने बेटी को निम्नलिखित सीख दी थी कि अपनी सुंदरता पर मत रीझना। ठीक है, अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि ये चिरस्थायी नहीं रहती है। चिरस्थायी मीन्स हमेशा के लिए स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। बचपन गया, ठीक है, जवानी आई, बुढ़ापा भी आएगा, तो कुछ भी चिरस्थायी नहीं है। चिरस्थायी का मतलब हमेशा के लिए नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये सब नश्वर हैं, नष्ट होने वाली चीजें हैं, और इसीलिए अपनी सुंदरता पर कभी घमंड नहीं करना। दूसरा, कोमलता के पीछे अपने को कमजोर ना समझना। बिल्कुल, जो लड़की के, जो नारी के अच्छे गुण हैं उनको तो अपना लेना, जैसे सम्मान करना, आदर करना, सबको, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, अपने अंदर ममता, वात्सल्य, इन भावनाओं को बसा कर रखना। लेकिन इन भावनाओं के कारण अपने आप को कमजोर मत बना लेना। सहनशील होना, लेकिन अत्यधिक सहनशीलता अपने मन में लाना, अर्थात कमजोरी को गले लगाना है। ठीक है, इसलिए कभी भी इनसे अपने आप को कमजोर मत समझना। तीसरा है, वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन का बंधन है, इस मोह से ऊपर उठना आदि दिया है ना, उसमें ये सब कुछ दिया है कि वस्त्र आभूषण बंधन है स्त्री जीवन के, इनके बंधन या उनके मोह में फंसकर अपने आप के अस्तित्व को खो मत देना। ये सीख दी थी मां ने अपनी बेटी को। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मां ने ऐसा क्यों कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? बिल्कुल, जब बच्चों को ये कविता पढ़ाई जाती है तब भी कहते हैं मां ने ऐसा क्यों कहा मैम कि लड़की हो पर लड़की की तरह दिखाई मत देना, और समझाया भी है आपको। बताइए आप कि मां ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की हो पर लड़की की तरह दिखाई मत देना? क्या कहना चाहती थी मां अपनी बेटी से कि लड़की तो हो पर लड़की की तरह दिखाई मत देना? यस, बिल्कुल, कि जिस तरह से समाज में तुम्हें कमजोर माना जा रहा है, या जिस तरह से ये माना जाता है कि लड़कियां सिर्फ 4 दीवारी के अंदर रहेंगी, उनका काम सिर्फ खाना बनाना है, बच्चों का लालन पालन करना है और कुछ नहीं, कमजोर हैं,
तो जो समाज तुम्हें सोचता आया है या जिस नजरिए से, जो दृष्टिकोण समाज का है तुम्हारे प्रति, उससे तुम्हें ऊपर उठना है। जो रूढ़िवादी समझते हैं ना, स्टीरियोटाइप्स, मतलब कुछ समाज में इस तरह से चला आ रहा है कि लड़की कैसी है, लड़की तो कमजोर है, इसी ढर्रे में चला आ रहा है। तो माँ अपनी बेटी से कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। जो समाज तुम्हें देखता आया है अपनी आंखों से, क्या देखता आया है कि लड़की तो कमजोर होती है, ऐसे अपने आप को कमजोर बिल्कुल मत समझना। तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम तो एक नया जीवन प्रदान करती हो, तो तुमसे अधिक शक्तिशाली कौन होगा। इसलिए माँ ने ये कहा था कि लड़की होना पर लड़की की तरह दिखाई मत देना, अर्थात समाज में जिस तरह से तुम्हें सोचा जाता है, तुम्हें समझा जाता है, उस तरह से तुम अपने आप को मत बनाना कि अच्छा नहीं। ऐसे नहीं कहते कि यदि जिस तरह का माहौल होता है वैसा ही हम समझने लगते हैं। कोई कहे नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, तो हमें भी लगता है हाँ शायद हम कुछ नहीं कर सकते। अरे आप तो कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। तो अपने अंदर अपना संबल प्रदान करना, सेल्फ मोटिवेट होना, कभी किसी के बहकावे में मत आना। कभी किसी ने आपको आपकी निंदा कर दी या आपको थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने की कोशिश की, तो उन बातों में नहीं आना है। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके अपने जो आपको सीख देते आए हैं उनको मानना, क्योंकि ये दुनिया बड़ी मतलब कहेंगे कि तरह तरह के हैं यहाँ पर खेल, तरह तरह के मुखौटे पहने लोग रहते हैं, बहुरंगी है, भांति भांति के लोग हैं यहाँ पर, भांति भांति के विचार हैं। यदि किसी ने आपको बढ़ते हुए देखा, किसी ने आपको आगे बढ़ते हुए देखा, तो सोचेंगे इसको जरा सा पीछे खींच लिया जाए, कहते हैं लैग पुलिंग, ऐसा कर लिया जाए। तो इस तरह से वो आपको तरह तरह की बातों के जाल में बुनने का प्रयास करेंगे, आप पर जाल डालने का, फेंकने का प्रयास करेंगे। यदि हम उनके जाल में फंस गए तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। लेकिन हमें अपने आप पर भरोसा रखते हुए, अपनी जो परवरिश है, जो हमारे संस्कार हैं, उनको हृदय में बसाते हुए आगे बढ़ना है। सुनिए सबकी, करिए मन की, बड़ों की सीख है कि सुनो सबकी, करो मन की। इसलिए मां ने कहा कि लड़की हो पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। अब आप उत्तर कैसे लिखेंगे बेटा, देखिए। मां ने कहा कि लड़की के सभी गुणों से परिपूर्ण रहना, सहनशीलता होना है, ममता होना है, वात्सल्य होना है, दया होना है, ये सारे भाव अपने मन में रखना, परंतु अपनी शिष्टता, सहनशीलता एवं मासूमियत का किसी को गलत लाभ मत उठाने देना। अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाना, ये नहीं कि सहनशील का मतलब कमजोर हो जाना, सहनशीलता का मतलब दब्बूपन कतई नहीं होता, विनम्रता का मतलब भी दब्बूपन कतई नहीं होता। जहां बात मान सम्मान की हो, जहां बात अधिकार की हो, तो हमें अपनी आवाज उठानी है। इसलिए मां कहती हैं कि अपनी मासूमियत का किसी को गलत लाभ उठाने मत देना, अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाना, कोमलता के पीछे अपने को कमजोर ना समझना, क्योंकि सामान्यतया महिलाओं को अबला समझा जाता है, जबकि स्त्री शक्ति का प्रतीक होती है। जो दुर्गा है वही काली है, ठीक है। तो अपने आप को जब कभी लगे ऐसा कि कुछ तो गड़बड़ है यहां पर, अपने काली के रूप में आ जाना, अपनी शक्ति को पहचानना, क्योंकि तुमसे शक्तिशाली कोई नहीं है। ये मां अपनी बेटी को सीख देती है, ठीक है। इस तरह से आप उत्तर लिख देना। 25 से 30 शब्द हो जाएंगे कि लड़की के सभी गुणों से परिपूर्ण रहना, परंतु अपनी शिष्टता, सहनशीलता, मासूमियत का किसी को गलत लाभ मत उठाने देना, अन्याय के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाना, कोमलता के पीछे अपने को कमजोर ना समझना, क्योंकि सामान्यतः महिलाओं को अबला समझा जाता है, जबकि स्त्री शक्ति का प्रतीक होती है। हिंदी साहित्य में जब स्त्रियों को सिर्फ चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, तो एक लिखा है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। तो अब अबला नहीं, अब सबला है, सब कुछ है। पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था, इस कारण से ये जो स्थिति बनी हुई थी समाज में, परंतु अब स्थिति बदल गई है। सकारात्मकता के साथ हमने अपने वजूद को पहचान लिया है, तो उस वजूद को, उस अस्मिता को हमेशा बरकरार रखनी है। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, काव्यखंड से मीन्स दूसरे प्रश्न का तीसरा उप प्रश्न, सब क्वेश्चन।
कवि निराला जी बादल से बार बार गरजने का आग्रह क्यों कर रहे थे? निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, छायावादी कवि, उन्होंने बादलों से बार बार गरजने का क्यों कहा कि बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले? तो कवि ने बादलों से गरजने के लिए क्यों कहा? बरसने के लिए कह सकते थे, परंतु गरजने के लिए क्यों कहा? जल्दी बताइए। क्योंकि गरजना अर्थात उत्साह, क्रांति, जहां क्रांति वहां सकारात्मक बदलाव। यदि बरसते तो किसी को क्या पता चलता कि हाँ आज बारिश होगी या बारिश होने लगी, सब अपने अपने घरों में रहते। लेकिन गरज कर एक संकेत, जैसे कोई भी युद्ध होता है या कोई भी क्रांतिकारी आते हैं तो शंखनाद होता है ना। एक जब क्रांतिकारी भी आते हैं तब भी अपने नारों के साथ आते हैं, अपनी जोश और अपने उमंग और उत्साह के साथ आते हैं। इसलिए कवि ने बादलों से गरजने के लिए कहा था, ताकि सभी जो व्याकुल हैं, व्याकुल जनों को शांति मिल जाए, एक उम्मीद की लहर उनके मन में आ जाए कि हाँ अब हमें प्यास से राहत मिलने वाली है। और यहां पर बादलों को क्रांतिकारी भी माना था कवि ने, इसलिए कहा है कि जब क्रांतिकारियों की आवाज जन जन तक पहुंचेगी तो उनके मन में, जो प्रताड़ित जन है, जो दुखी जन है, जो व्यथित जन है, उनके मन में एक उम्मीद की लहर दौड़ जाएगी कि अब हमारे कष्टों का निवारण करने वाले आ रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर कैसे लिखा जाए बेटा। कविवर निराला जी बादल से बार बार गरजने का आग्रह करते हैं क्योंकि बादल का गरजना क्रांति का सूचक है। यस, वे समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसके लिए क्रांति की आवश्यकता है। बादल के गरजने के बाद वर्षा होती है, अतः क्रांति का परिणाम सुखद और सभी लाभान्वित होंगे ही होंगे। तो गरजना, क्रांति, ठीक है, आप ये याद रखिए, गरजने का अर्थ यहां से क्रांति हो। क्रांति का क्या अर्थ है? समाज में सकारात्मक बदलाव या परिवर्तन। तो यहां पर यही लिखा है कि क्रांति का सूचक है और समाज में परिवर्तन हो। जब गरजेंगे तो वर्षा होगी, जब क्रांतिकारी आएंगे अपने जोश के साथ, हर हर महादेव, जय भवानी के नारों के साथ, तो समाज में जो प्रताड़ित लोग हैं, जो दुखी जनता है, उसके मन में एक आशा आ जाएगी कि हाँ अब हमारे कष्टों का निवारण होने वाला है। अतः क्रांति का परिणाम सुखद और सभी को लाभान्वित करता ही करता है। लाभान्वित मीन्स लाभ देता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इस तरह से आप उत्तर लिख दीजिएगा। अब है पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? कौन से कवि? निराला जी। यस, कविवर निराला जी उत्साह अट नहीं रही है। कौन सी ऋतु का वर्णन है बताइए जल्दी। इस कविता में वसंत ऋतु का वर्णन है, फागुन के महीने का वर्णन है, और वसंत ऋतु के अंतर्गत जो प्रकृति में परिवर्तन दिखाई देते हैं, चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे पुष्प, पत्तियां कहीं लाल कहीं हरी, तो कहीं फूलों में रंग बिरंगी गंध, है ना। अब यह अट नहीं रही है, आभा फागुन की तनसट नहीं रही है। यहां पर प्रकृति ने, कवि ने प्रकृति का वर्णन किया है। क्या लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे वो सुन लीजिए। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है के माध्यम से कवि प्रकृति की मनमोहक छटा के विषय में बताना चाहते हैं। मनमोहक छटा, प्रकृति की सुंदरता। फागुन में प्राकृतिक सौंदर्य चारों ओर बिखर जाता है ना। फूलों की मादक सुगंध जन जन को मस्त कर रही है। जगह जगह इतना सौंदर्य फूटा पड़ा है जो समा नहीं पा रहा है। मतलब हर जगह इतना सौंदर्य कि हर जगह पाट 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 मीन्स हर एक जगह फागुन ने अपनी सुंदरता बिखेर रखी है, वसंत ऋतु ने अपनी सुंदरता को बिखेर दिया है। तो हर जगह इतना मनमोहक रूप है प्रकृति का कि वो समा नहीं रहा है। मतलब सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं, असीमित। यहां पर पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, मतलब समा नहीं रही है, मतलब असीमित है। फागुन की सुंदरता असीमित है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पर आ गए हम। दूसरा हमने कर लिया है ना। अब आ गए हम तीसरे पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको लिखना है। अब आ गए हैं हमारी कृतिका बुक पर। दो प्रश्नों के उत्तर लिखना है 3-3 नंबर के प्रश्नों पर। ठीक है, 3-3 नंबर के
आपको लिखना है, अर्थात आपको 60 शब्द लिखना होंगे। 2 नंबर के प्रश्नों में हमें 25 से 30 शब्द लिखने थे, अब 3 नंबर के प्रश्न हैं तो इनमें हमें 60 शब्द लिखने होंगे। तो देखिए, आप चैन की नींद सो सकें इसीलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। एक फौजी के इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर चर्चा कीजिए। साना साना हाथ जोड़ी कृतिका का चैप्टर, लेखिका मधु कांकरिया जी। अब यहां पर ये क्या हो रहा है कि आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहां पहरा दे रहे हैं। एक फौजी के इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से साना साना हाथ जोड़ी के आधार पर चर्चा कीजिए कि लेखिका ने कब ये वर्णन किया था, लेखिका कहाँ गई थी, कब उन्होंने किससे वार्तालाप किया था। गैंगटॉक, यस। मकाओ, यस, बिल्कुल। और जब वे वहां पहुंची और वहां पर फौजियों को तैनात देखा, बिल्कुल अपनी वर्दी के साथ, जज्बे के साथ, और लेखिका ने उनसे 2-4 प्रश्न किए तो उन्होंने क्या कहा था कि आप सब चैन से सो सकें तो इसलिए तो हम दिन रात पहरा देते हैं। बेटा, फौजियों को हृदय से सलाम करते हैं हम, उनको और उनके परिवारों को नमन करते हैं हम कि अपनी जान की परवाह किए बिना वे हम सब की रक्षा के लिए दिन रात पहरा देते हैं। तो साना साना हाथ जोड़ी से हमें उसी के आधार पर यहां पर लिखना है, कम से कम 60 शब्दों में, ठीक है। इस कथन से फौजी के जीवन का देश के लिए त्याग और समर्पण दिखता है। ध्यान से देख लीजिए, यदि प्रश्न आता है तो आपको इसी तरह उत्तर को फ्रेम करके लिखना है, सिस्टमैटिक तरीके से, एक आधारभूत तरीके से, ताकि आपको उत्तर में जो भी नंबर हैं, 3 नंबर, वो मिल ही जाए। कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। इस कथन से फौजी के जीवन का देश के लिए त्याग और समर्पण दिखता है। फौजी का जीवन अनेक कठिनाइयों से घिरा रहता है। वह अपनी जान की बाजी लगाकर भी अपने देश की सेवा में सदैव तत्पर रहता है। उसके लिए उसके परिवार, उसके जीवन एवं उसकी खुशियों से पहले देश के नागरिकों की सुरक्षा आती है। सोचिए, परिवार, खुद से भी पहले देश के नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा है, करते हैं वे देश एवं देश के नागरिकों की सेवा में 24 घंटे देश की सीमा पर विपरीत परिस्थितियों में भी खड़ा रहता है। अनुकूल परिस्थितियां मीन्स हमारी फेवरेबल कंडीशंस, लेकिन विपरीत मीन्स उल्टी परिस्थितियां, कुछ भी हो जाए वे कभी पीठ नहीं दिखाते, हमेशा तैनात रहते हैं, कभी शिकायत भी नहीं करता, ताकि उसका देश एवं देश के नागरिक सुरक्षित रहें। देश के नागरिकों को भी उन सैनिकों के त्याग एवं बलिदान की सराहना करनी चाहिए और अपने अंदर उसी प्रकार की राष्ट्रभक्ति लानी चाहिए। क्योंकि हमें थोड़ा सा मतलब 1% भी हम कभी ना भूलें कि हम जो चैन की सांस ले रहे हैं, हम जो आजादी से यहां वहां घूम रहे हैं, उनके पीछे यही तो है, मातृभूमि भारत माता के सपूत हम तो सभी हैं, परंतु अपना फर्ज जो स्वयं को भूलकर, स्वयं की चिंता किए बिना, अपने परिवार के बारे में सोचे बिना हम सबकी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, तो हमारा इतना कर्तव्य तो बनता है कि हम उनकी सलामती की, उनकी सुरक्षा की दुआ कर सकें, प्रार्थना कर सकें, उनके लिए हमारे मन में आदर और सम्मान की भावना को हमेशा के लिए जागृत रख सकें। क्योंकि हम भी तो उसी देश के नागरिक हैं ना बेटा, हम अपने अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से कर सकें। और एक और बात मैं यहां कहना चाहूंगी कि हर एक को देशभक्त होना चाहिए। अब देशभक्ति हर एक तो वहां सीमा पर तैनात नहीं होगा, तो हर एक व्यक्ति को, नागरिक को, आपको भी, बच्चों को भी, विद्यार्थियों को भी, जो अपने अपने कामों को, जो अपने अपने कार्य को बखूबी समर्पण भाव के साथ करेंगे, तो हम भी अप्रत्यक्ष रूप से देश की सेवा ही करेंगे। इसमें भी देशभक्ति की भावना ही होगी, ठीक है। तो हमें अपने अपने कार्यों को पूरी मेहनत, लगन और समर्पण भाव के साथ करना है। साथ ही साथ सैनिकों के प्रति आदर और सम्मान की भावना सदैव रखनी है, उनके परिवारों के प्रति आदर सम्मान की भावना रखनी है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीसरे का दूसरा प्रश्न।
झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। गंतोक, गैंगटॉक, यस, मधु कांकरिया साना साना हाथ जोड़े। तो झिलमिलाते सितारों की रोशनी में गंतोक शहर लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। क्यों लेखिका को जो वो दृश्य था, वो नजारा एकदम मोहित कर चुका था। क्यों लेखिका अपने आप को भी भूल गई थी, शून्य हो गई थी। उन्होंने कहा ना कि मैं मतलब छाया सी एकदम स्तब्धता के साथ खुद को भूल गई हूं। कितना मनमोहक है ये शहर, क्या है वहां, आइए देख लेते हैं किस तरह से हम इसका उत्तर लिखेंगे बेटा। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका पर जादू कर रहा था। जादू मीन्स अपनी तरफ आकर्षित ही करता जा रहा था। लेखिका ऐसा प्राकृतिक दृश्य देखकर एकदम स्तब्ध हो गई। स्तब्ध शब्द को याद रखिएगा, स्तब्ध जो अंग्रेजी में कहते ना, आई वॉज शॉक्ड, शॉक्ड, स्तब्ध, स्तब्ध याद रखिएगा, स्तब्ध हो गई, अपनी सुध बुध खो बैठी थी। ऐसा दृश्य लेखिका ने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसके बाहर भीतर सब कुछ जैसे शून्य सा हो गया था, अपने आप को ही भूल गई थी। वह खूबसूरती का एहसास उनकी ज्ञानेंद्रियों से भी परे था। परे मतलब होता है दूर था, ज्ञानेंद्रिय मीन्स सेंस ऑर्गन्स, मतलब उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर दृश्य वे साक्षात रूप से देख पाएंगे, इतना सुंदर नजारा वे कभी देख पाएंगी। लेकिन जब गंतोक शहर को उन्होंने देखा और उसकी आकर्षक और सुंदर जो दृश्य थे लेखिका को अपनी तरफ सम्मोहित कर रहे थे, इसलिए लेखिका स्वयं को ही भूल गई थी। ठीक है, आप लिख देंगे झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका पर जादू कर रहा था। जब जादू शब्द आप लिख देंगे ना, यही समझिए, जादू मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, तो जादू शब्द तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद प्राकृतिक दृश्य, वहां की सुंदरता का वर्णन कर देना है, और जैसा कि हमने पाठ पढ़ा था ना, तो वो अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके उत्तर में निर्मित करके लिख देना है। बिल्कुल जरूर आपको अंक मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, आया है तीसरा प्रश्न। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। जॉर्ज पंचम की नाक, यस बिल्कुल, कमलेश्वर जी राइटर लेखक। अब यहां पर जॉर्ज पंचम की नाक नहीं थी, जो कि दिल्ली में इंडिया गेट के सामने लगी स्टैच्यू, मूर्ति, लाट मूर्ति एक ही बात है। ठीक है, तो वहां पर जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं थी। तो जो भी थे वहां के सरकारी तंत्र या हुक्काम लिखा है, तो उन लोगों ने जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक लगाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए। 60 शब्दों में हमें उत्तर लिखना है, क्योंकि 3 नंबर का है ये। क्या क्या प्रयत्न किए थे बताइए। सबसे पहले क्या किया था, किसी न किसी मूर्तिकार को बुलवाया गया होगा, और उसके बाद मूर्तिकार ने क्या किया, यस, हाँ ये देख लेते हैं, बहुत सही। जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सर्वप्रथम पत्थर की किस्म एवं स्थान पता करने की कोशिश की। सबसे पहले उसने कहा था ना, सबसे पहले मैं ये पता कर लूं कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है वो किस पत्थर से बनी है। तो सभी फाइलों के पेट चीरे गए थे, पढ़ा था ना हमने, पेट चीरे गए, लेकिन पत्थर का कुछ पता नहीं चला। फिर क्या किया था, देखिए, पत्थर खोजने के लिए भारत के सभी पर्वतीय स्थानों पर जाकर खानों का दौरा किया। खानों मीन्स खदान, माइंस, वहां पर पत्थरों को ढूंढा, संपूर्ण भारत में गया, भ्रमण किया, आराम से ढूंढ कर आया, लेकिन पत्थर नहीं मिला। फिर क्या किया, सफलता ना मिलने पर भारत के सभी महापुरुषों एवं क्रांतिकारियों की मूर्तियों का निरीक्षण किया। क्यों, उसके अनुसार उसने कहा कि यदि जो क्रांतिकारी थे या महापुरुष थे, उनकी जो लाटें लगी थीं या मूर्तियां लगी थीं, उनकी नाकों का नाप यदि जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट हो गया तो उनकी नाक काटकर यहां लगा देंगे। ये हमने पढ़ा था ना कि किस तरह से भारतीयों की गुलामी मानसिकता को इस पाठ में दर्शाया है। ठीक है, यहां पर भी असफल होने पर बिहार में शहीद होने वाले बच्चों की नाक
के भी नाप लिए थे। जब सभी महापुरुषों और क्रांतिकारियों की मूर्तियों की जो नाकें थीं वो बड़ी निकली, अर्थात उनका मान सम्मान बड़ा निकला, तो उसने एक और सजेशन दिया। क्या दिया कि आप चिंता ना करें, बिहार में कुछ जो शहीद बच्चे हुए थे उनकी भी तो मूर्तियां हैं, उनकी नाप ले आता हूं मैं, शायद फिट हो जाए। लेकिन अंततः हुआ क्या था कि उनकी नाकों का नाप भी जॉर्ज पंचम की मूर्ति से बड़ा था, अर्थात उनका मान सम्मान जॉर्ज पंचम से कहीं ऊंचा था, इसलिए उनकी नाकों का नाप भी बड़ा निकला। अंत में जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर जिंदा व्यक्ति की नाक लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति प्राप्त कर ली। और उसने क्या कह दिया लोगों के सामने, जो सरकारी तंत्र था उसके सामने, कि एक बात कहना चाहूंगा, यदि मुझे आप अनुमति दें, और उसको अनुमति मिल गई कि 40 करोड़ जनता है, किसी एक व्यक्ति की नाक काट कर लगा देते हैं, और उसको अनुमति मिल गई, और अंततः उसने जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर उस विदेशी शासक की मूर्ति पर नाक फिट कर दी थी। ठीक है, तो यहां पर यही है कि सबसे पहले उसने क्या किया, नाक के पत्थर की जांच की, फिर वैसा ही पत्थर भारत भर में भ्रमण करके ढूंढा गया। पत्थर ना मिलने पर जो महापुरुष थे, जो क्रांतिकारी थे, जिनकी मूर्तियां लगी थी, उनका निरीक्षण किया, उनकी नाकों का नाप भी बड़ा निकला। फिर उसने बिहार में छोटे छोटे शहीद बच्चों की मूर्तियों को टटोला, उनकी नाकों का नाप भी बड़ा निकला। फिर उसने अंत में भारत में ही जो 40 करोड़ जनता थी उनमें से किसी एक व्यक्ति की जिंदा नाक काट कर मूर्ति पर फिट कर दी थी। ठीक है, और अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति प्राप्त कर ली थी। ओके, ये थे हमारा खंड का। अब पहुंच गए हैं हम खंड खा पर, जो कि रचनात्मक लेखन है। ध्यान से एक और बात सुनिएगा बेटा, कि क्रम अनुसार ही उत्तर करिएगा, खंड का को ही आप पूरा कीजिएगा। और एक बात, हाँ बहुत ध्यान से, कि जब कभी आपको लगे जैसे कि 3 प्रश्न, उसमें से आपको 3 में से 2 करना है। ठीक है, अब 2 में भी आपको डाउट लग रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे लिखूं, एक आपको आ रहा है बहुत अच्छे से, आपने लिख दिया, तो उस उत्तर के लिए उतना स्पेस छोड़ दीजिए। 1 सेकंड देखिए, मैं बता दूं आपको, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा प्लीज। ये आपकी कॉपी है, ठीक है। अब यहां पर आपने उत्तर का तो बहुत अच्छे से लिख दिया है ना, सारा आपने लिख दिया। अब जो उत्तर खा आप लिखने वाले थे वो आपको उतने अच्छे से नहीं आ रहा, लेकिन करना है आपको, क्योंकि 3 में से 2 तो करना ही है, नहीं आओ। अब आपने उत्तर यहां डाला खा, ठीक है, इस तरह से डाल दिया, और यहां थोड़ा सा आप स्पेस, जैसे कि यदि 2 नंबर का है तो 25 से 30 शब्द आ जाए, मतलब 3-4 लाइन आप छोड़ दीजिए। यदि 60 शब्द लिखना है तो 5, 6, 7 लाइन आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप स्पेस छोड़ दीजिए। यदि आप सोचेंगे कि मैं सारा पेपर करने के बाद ये उत्तर लिख लूंगा, तो भूल जाते हैं बेटा। अपने अनुभव से मैं बता रही हूं आपको कि आप क्या कीजिए कि यहां तो आप लिख चुके हैं पहला उत्तर, तो उत्तर खा के लिए इतना स्पेस छोड़ दीजिए। आपको पता है कि 25-30 शब्दों में हमें लिखना है या 60 शब्दों में लिखना है, तो कितनी लाइंस में आएगा, उतना स्पेस छोड़ दीजिए। जब आप सारा संपूर्ण पेपर समाप्त कर चुके हैं, फिर आप पेज पलटिए, जहां स्पेस आपको दिखाई देगा वो उत्तर पर नजर आपकी तुरंत चली जाएगी। यदि हम सोचें कि हम क्या करें कि हम सिर्फ ये लिखकर, उत्तर का लिखकर हम सोचें कि यहीं से अब हम प्रश्न नंबर 2 शुरू कर दें, हम बाद में लिख लेंगे, तो वो हमारे माइंड से स्किप हो जाता है और फिर वो उत्तर छूट ही जाता है और घर आकर हम फिर पछताते हैं। तो जो उत्तर नहीं आ रहा है, जबकि आपको उत्तर लिखना है, तो उतना स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 घंटे से पूर्व हमें कम से कम 10-15 मिनट पहले अपना पेपर समाप्त कर लेना चाहिए, ताकि जो भी हम जब क्रॉस चेक करें, अपने आप से देखें कि क्या हमने लिखा है, क्या नहीं लिखा है, क्या सही लिखा है, क्या रह गया है, तो वो मस्तिष्क में भली भांति आ जाए और हम अच्छे से उसका उत्तर लिख सकें। इसलिए ऐसा करना है, क्योंकि यदि हम स्पेस नहीं छोड़ेंगे ना बेटा, तो बाद में हम नहीं कैच कर पाएंगे कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया, और हमें लगेगा हमने सारा किया, हाँ चैन की सांस ले लेंगे, और घर आकर देखेंगे ओहो ये क्या हुआ, ये उत्तर तो मैं छोड़ आया जबकि मुझे आता था। तो ये करना है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं हम खंड खा की तरफ, आ गए हैं हम रचनात्मक लेखन। अब आपकी रचनात्मकता का परीक्षण होने वाला है यहाँ पर कि आप कितने क्रिएटिव हैं। बच्चे हैं तो क्रिएटिव होंगे ही ऑफ कोर्स, बहुत अच्छे से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है।
निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद पता है ना, निबंध जब आता था थोड़ा सा बड़ा रहता था, अनुच्छेद थोड़ा सा छोटा है, परंतु है निबंध का छोटा भाई ही क्योंकि निबंध में भी संकेत बिंदुओं का हमें पालन करना होता था और यहां पर भी अनुच्छेद में भी हमें संकेत बिंदुओं का पालन करना है। संकेत बिंदु क्यों होते हैं? ताकि एक फ्रेम हम उसको दे सकें, एक स्ट्रक्चर्ड रहे कि क्या हम कर रहे हैं। सबसे पहले भूमिका रहती है, भूमिका मीन्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। फिर रहता है जैसे सत्संगति का महत्व। सत्संगति समझते हैं, अच्छी संगति, कहते हैं ना जैसी संगति रहेगी वैसे ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो पहला जो है सत्संगति का महत्व, भूमिका लिखेंगे। भूमिका के अंतर्गत क्या लिखेंगे? आपकी सत्संगति होती क्या है, क्या है, आखिर हम क्या लिखने वाले हैं इस निबंध में या इस अनुच्छेद में। सत्संगति की आवश्यकता, क्यों सत्संगति करनी चाहिए, क्या आवश्यकता है। हम तो कहीं भी रहेंगे, कहीं भी जाएंगे, हमें क्या मतलब? नहीं, संगति का प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति का व्यक्तित्व ही उसके, व्यक्ति का व्यवहार ही उसके व्यक्तित्व का आईना रहता है। इसलिए अच्छे सोच समझकर हमें मित्रों का भी चयन करना चाहिए, क्योंकि मित्र हमारे जीवन में, हमारी सफलता में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही किसी से मित्रता नहीं रखनी है। जो योग्य हैं, जो लगते हैं कि हाँ आपके आगे बढ़ने में सहायक हैं, उनसे मित्रता रखिए। और मित्रता कभी भी धन दौलत या भौतिक जो वस्तुएं हैं उन्हें देखकर नहीं, गुणों को देखकर रखनी है, ठीक है। अब है उपसंहार। उपसंहार मीन्स क्या होता है बेटा? कंक्लूजन, मतलब हमें निष्कर्ष देखना है कि अब हम क्या समापन की ओर जा रहे हैं और हमें क्या करना है, ठीक है। आइए अब दूसरा क्या है? व्यायाम का महत्व। व्यायाम समझते हैं आप? एक्सरसाइज, यस। क्यों करना चाहिए हमें व्यायाम? क्योंकि हम फिट रहेंगे। स्वामी विवेकानंद का कथन याद है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो भूमिका यहां भी लिखनी होगी। व्यायाम का महत्व, क्या महत्व है, क्या होता है, वो भी लिखना होगा। साथ साथ उपसंहार लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। आइए एक और क्या दिया है? कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? ये कोरोना वायरस अब तो आप समझ ही गए होंगे। कोरोना संक्रमण, लॉकडाउन के सकारात्मक प्रभाव और उपसंहार। क्या लिखेंगे आप? किस तरह से संक्रमण है, फैला, क्या हुआ, किस तरह से क्या मल्टीप्लाई होता गया, या उसके खतरे क्या रहे, या फिर जब लॉकडाउन हुआ तो उसके सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या रहे, क्या प्रभाव पड़ा, फिर कैसे हमने इससे मतलब निजात पाई, क्या हुआ, वो सब उपसंहार में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे अनुच्छेद के टॉपिक्स हैं। अब देखिए, दिए गए 3 अनुच्छेद में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। 3 अनुच्छेद हैं, लिखना एक है। कितना अच्छा है ना कि 3 में से जो आपको लगे कि यस मैं इसको बेस्ट तरीके से कर सकता हूं, तो आप उसका चयन कीजिए। और हड़बड़ाहट में ये ना कर देना मेरे बच्चों कि तीनों लिखना है, थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं ताकि हमें 5 नंबर मिल जाएं। 5 नंबर का है अनुच्छेद, ठीक है। तो आपको क्या करना है? यहां पर 3 में से एक अनुच्छेद करना है। सैंपल पेपर है, इसी तरह का पेपर आपका सामने आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर अब आपको एक लिखना है। तो अंक विभाजन किस तरह से होगा, कहां कहां आपको नंबर मिल सकते हैं? सबसे पहला जो भूमिका आप लिखेंगे उसमें आपको 1 अंक मिलेगा कि इंट्रोडक्शन किस तरह से आप दे रहे हैं। भूमिका 1 नंबर की है, ध्यान रखना। विषय वस्तु कि उसका अर्थ, आवश्यक क्यों व्यायाम जरूरी, या कोरोना में क्या हुआ, संक्रमण कैसे फैला। तो ये सारी जो चीजें हैं वो विषय वस्तु की संपूर्ण जो बॉडी कहते हैं ना, उसको उस पर आपको 3 अंक मिलेंगे। उसके बाद भाषा 1 अंक की रहेगी, तो ये हो गए हमारे 5 अंक। भाषा कैसी? मान लीजिए यदि किसी से संबंधित आपको कोई कोट याद आता है, कोई कहावत याद आती है, कोई दोहा याद आता है, तो बिल्कुल आप शुरू कीजिए उसी से, ठीक है। तो यदि आप किसी कोट से शुरू करते हैं या किसी कहावत या किसी दोहे से शुरू करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है बेटा, ठीक है। तो यहां पर कोई भी अनुच्छेद हो,
या कोई भी हम कुछ भी लिखते हैं, वहां पर यदि हम अपने विचारों को, क्योंकि बात क्या है रचनात्मकता की, बात क्या है आपकी क्रिएटिविटी की, ठीक है, तो यहां पर भूमिका 1 अंक की रहेगी, विषय वस्तु 3 अंक का रहेगा और भाषा आपकी 1 अंक की रहेगी। भाषा अर्थात लिखित भाषा, और लिखित भाषा में शब्दों को बड़े अच्छे से चयन करके हमें लिखना होता है। ऐसे ही नहीं लिख देते हैं हम कुछ भी कि जो हम बोलचाल की भाषा में बोल रहे हैं उन्हीं को हमने लिखित में लिख दिया। तभी तो कहते हैं बोल जो भाषा के रूप है मौखिक, लिखित और थर्ड सांकेत भी है, सांकेतिक, लेकिन लिखित भाषा को अधिक प्रमाणिक माना जाता है। तो लिखित भाषा इतनी प्रभावी होनी चाहिए कि पढ़कर एकदम लगे कि क्या बात है, ठीक है। आइए सत्संगति का महत्व देखिए यहां पर। संसर्गजा दोष गुणः भवति, संसर्ग से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। यदि हमारी संगति अच्छी होगी तो हम अच्छे, हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास होगा, ठीक है। और यदि हमारी संगति सही नहीं है तो हमारे अंदर जो दोष हैं, जो अवगुण हैं, वो भी आ जाएंगे। मैंने कहा ना आपको कि यदि हम स्टार्टिंग कुछ श्लोक से, कुछ कोट से, या कोई सी कहावत से, या किसी दोहे से करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। तो याद रखिएगा कि इतने सारा आपको पढ़ना है। अभी तो हम और भी अभ्यास करेंगे, और भी वीडियोस आएंगे आपके लिए, ठीक है। अब यहां पर लिखा है संसर्गजा दोष गुणः भवति, संसर्ग से ही दोष और गुण उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। सत्संगति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत और संगति, अर्थात अच्छी संगति, सत्संगति, ठीक है, अच्छी संगति। सत्पुरुषों के साथ निवास, मतलब जो भी अच्छे व्यक्ति हैं उनके साथ रहना, जिनके विचार अच्छी दिशा की ओर ले जाएं, सत्संगति कहलाती है। जिनके साथ बैठने से, कहते हैं ना पॉजिटिव कुछ तो वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क में रहते हैं तो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, यही होती है सत्संगति। जिनके विचार अच्छी दिशा की ओर ले जाएं, सत्संगति कहलाती है। मनुष्य जिस वातावरण में अपना अधिक समय व्यतीत करता है उसका प्रभाव उस पर अनिवार्य रूप से पड़ता ही है। मनुष्य जहां भी अपना अधिक समय व्यतीत करता है, आप विद्यालय जाते हैं, बहुत समय विद्यालय में व्यतीत करते हैं, तो अपने मित्रों का चयन बड़ी बुद्धिमानी से करना है मेरे बच्चों। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और हम चाहते हैं कि आप एक सुयोग्य नागरिक बनकर अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इसलिए यहाँ पर हम आपसे बार बार कहते हैं कि संगति चुनकर करना है, बहुत अच्छे से करना है, ताकि, क्योंकि जहां पर हम अधिक समय व्यतीत करते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता ही है। मनुष्य ही नहीं, पशुओं एवं वनस्पतियों पर भी इसका असर होता है। सोचिए, ना केवल हम पर भी बल्कि वनस्पति, पेड़ पौधे और पशु पक्षियों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। मांसाहारी पशु को यदि शाकाहारी प्राणी के साथ रखा जाए, क्या एग्जाम्पल दिया है, ध्यान से सुनिए। मांसाहारी पशु को यदि शाकाहारी प्राणी के साथ रखा जाए तो उसकी आदतों में स्वयं ही परिवर्तन हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, जो पालतू जानवर, जैसे आपने बहुत सारे डिस्कवरी चैनल है या कहीं पर आपने वीडियोस देखे होंगे जहां शेर भी साथ में है, हिरण भी साथ में है, बिल्ली भी साथ में है, कुत्ते भी साथ में है, व्यक्ति भी साथ में है, और एक दूसरे को कोई हानि भी नहीं पहुंचा रहे हैं। देखा है ना आपने, ऐसा होता है, ये संगति का ही तो प्रभाव है। यदि कोई शाकाहारी भी वहां चला जाए तो वो भी खूंखार हो जाएगा। मैं आपको, अच्छा ठीक है, एक याद आया, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रही हूं यहां पर, कि एक साइंटिस्ट थे, और ये रियल है, शायद 1940 की बात है, कि किसी ने कहा कि आखिर समाजीकरण की क्या आवश्यकता है, सोशलाइजेशन क्यों जरूरी है, हम कहीं भी रहें तब भी हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का विकास हो ही जाएगा। परंतु जो साइंटिस्ट थे उनको ये बिल्कुल हजम नहीं हुआ, और उन्होंने इस बात को चैलेंज दिया कि मैं आपको बताऊंगा कि सत्संगति या समाजीकरण का क्यों अनिवार्य माना जाता है व्यक्ति के लिए। उन्होंने अपनी ही बेटी के साथ किया प्रैक्टिकल। अपनी बेटी का जब जन्म हुआ कुछ समय बाद, उन्होंने बेटी को और लोमड़ी को रखा एक गुफा तरह से, गुफा में बंद करके रख दिया, और ये रियल है, ठीक है। गुफा को एकदम चारों तरफ से बंद कर दिया पूरी तरह से, और उसमें कुछ सांस लेने के लिए कुछ होल्स या छेद कर दिए होंगे। कुछ समय बाद, छह महीने बाद जब उन्होंने देखा और जब ओपन किया उसका गेट,
तो पता है क्या हुआ, जो बच्ची थी और लोमड़ी थी, बच्ची 4 पांव से चलकर आई जस्ट लाइक लोमड़ी, और जैसे ही साइंटिस्ट वहां पहुंचे उन पर जैसे लोमड़ी ने हमला किया ना बेटा, वैसे ही बच्ची ने भी हमला किया। ये है संगति। तो जिस तरह की संगति में हम रहते हैं उसका हम पर प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। इट इज वेरी 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 रियल एंड ट्रू। ये केवल आध्यात्मिक या फिर धार्मिक बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं जिन पर हमें अमल करना ही चाहिए कि हमें अपने आप को कैसा बनाना है, कैसा निर्मित करना है। सबसे पहला प्रभाव हमारे परिवार का है। परिवार में माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है, संस्कार कैसे हैं, हम बन गए। फिर विद्यालय का माहौल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां हम कहते हैं ना, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काड़े कोट और अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। यहाँ पर हमारा विद्यालय में अधिक समय बीतता है, तो हमें चाहिए कि हम अपने मित्रों का चयन भी सोच समझ कर करें ताकि हमारे अंदर अच्छे गुणों का विकास हो। ठीक है, अब यहाँ देखा कि यही नहीं, मनुष्य को भी यदि अधिक समय तक मानव से दूर पशु संगति में रखा जाए तो वह भी शनैः शनैः मनुष्य स्वभाव छोड़कर पशु प्रवृत्ति को ही अपना लेगा। मोगली कैसे पेड़ों पर झूलता था जैसे बंदर मंदर, क्या हम सब ऐसा कर सकते हैं? वो तो सबके साथ रहता था। मोगली सबसे अच्छा उदाहरण है कि वहां पर वो जंगल में रहता था, जो भी जंगली जानवर थे उनको उनके साथ रहता था। जंगली जानवर उसको खाते भी नहीं थे। अब बताइए आप, क्या आप इस बात से डिनाई करेंगे? नहीं करेंगे। अब यहां पर आप देखिए कि क्यों संगति का अधिक महत्व है, क्यों सत्संगति जरूरी है। ठीक है, सत्संगति के अनेक लाभ हैं। सत्संगति मनुष्य को सन्मार्ग की ओर अग्रसर करती है, सन्मार्ग अच्छे मार्ग की ओर अग्रसर करती है। भाषा पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि भाषा पर एक अंग है कि किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। सत्संगति व्यक्ति को उच्च सामाजिक स्तर प्रदान करती है, विकास के लिए सुमार्ग की ओर प्रेरित करती है, बड़ी से बड़ी कठिनाइयों का सफलतापूर्वक सामना करने की शक्ति प्रदान करती है, और सबसे बढ़कर व्यक्ति को स्वाभिमान प्रदान करती है। बहुत बढ़िया बात लिखी है यहां पर। सत्संगति के प्रभाव से पापी पुण्यात्मा और दुराचारी सदाचारी हो जाते हैं। समझ में आया? अंगुलीमाल डाकू, अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध की संगति में आने से हत्या लूटपाट के कार्य को छोड़कर सदाचार के मार्ग को अपनाया। संतों के प्रभाव से आत्मा के मलिन भाव दूर हो जाते हैं। और संत किसे कहा है? जो सद्गुणों से भरा हुआ। संत मतलब ये नहीं कि एक चोगा धारण कर लिया या कोई ऐसे वस्त्र धारण कर लिया और हम संत हो गए। संत अर्थात जिसके अंदर सद्गुण है, ठीक है, तथा वह निर्मल बन जाता है। सत्संगति एक प्राणवायु है, ऑक्सीजन की तरह है। सत्संगति एक प्राणवायु है जिसके संसर्ग मीन्स स्पर्श या मतलब साथ में रहने से मात्र से मनुष्य सदाचरण का पालक बन जाता है। पालक बन जाता है। पालक किसे कहते हैं? माता पिता को कहते हैं ना, पालने वाले को। यदि हम सत्संगति करते हैं और यदि हमें अच्छे अच्छे गुण आ गए तो मनुष्य सदाचरण का पालक बन जाता है। उसमें ऐसा आचरण आ जाता है कि वो हमेशा अच्छे आचरण का ही मतलब खुद में एक निर्मित हो जाता है, आचरण उसका बहुत अच्छा हो जाता है। सट सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। देखिए तुलसीदास जी, रामचरितमानस की पंक्तियां हैं, तो तुलसीदास जी की इस पंक्ति से सत्संगति का महत्व स्वतः सिद्ध हो जाता है। सट सुध रही सत्संगति पाई। कोई भी व्यक्ति कितने से कितना भी दुराचारी ही क्यों ना हो, यदि सत्संगति में आ गया है तो वो सुधरेगा ही। पारस परस कुधातु सुहाई। पारस पत्थर, कहते हैं ना, पारस के छूने से तो मतलब पत्थर भी सोना हो जाता है पारस के छूने से। ठीक है, यहां पर यही बताया है कि सत्संगति हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है। भाषा पर आपने ध्यान दिया और साथ ही साथ स्टार्ट कैसे करना है अनुच्छेद वो भी आपने देखा। इसी आधार पर हमें अपने अनुच्छेदों को लिखना है। फिर देखिए आप इतने अच्छे से आपके अंक आएंगे और जरूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैडम पेपर अच्छा गया और हमारे इतने अंक प्राप्त हुए। आइए चलते हैं दूसरा, व्यायाम का महत्व। व्यायाम एक्सरसाइज क्यों आवश्यक है?
शरीर माध्यम खलु धर्मा साधनम, अर्थात शरीर ही सभी धर्मों का पूरा करने का एकमात्र साधन है। ये श्लोक है, ठीक है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर ही सभी धर्मों को पूरा करने का एकमात्र साधन है। शरीर ही एकमात्र वो साधन है जिसकी सहायता से हम अपने कर्मों को करते हैं, सफलता की ओर बढ़ते हैं, महानता की ओर बढ़ते हैं, एक अनोखी पहचान की तरफ बढ़ते हैं। शरीर को ही हमें इतने अच्छे से रखना है ताकि हमारा हर एक काम बहुत अच्छे तरीके से होता जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अतः शरीर को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को चिकित्सा के बिना ही स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम सबसे उत्तम साधन है। ये नहीं कि हम चिकित्सा कराएं या इलाज कराएंगे तब हम स्वस्थ रहेंगे। यदि हम व्यायाम को, योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तब भी हम स्वस्थ रहेंगे। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगी, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए। कुछ ऐसे आसन्स रहते हैं जिनको हमें करना चाहिए ताकि हम फिट रह सकें। आई एम डूइंग एवरी डे, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, हर दिन करती हूँ, ठीक है। मानव शरीर एक मशीन की तरह है। जिस प्रकार एक मशीन को काम में ना लाने पर वह ठप पड़ जाती है, उसी तरह यदि शरीर का भी उचित संचालन ना किया जाए तो उसमें कई तरह के विकार आने लगते हैं। यदि कोई मशीन पड़ी रहे तो वो जंग खा जाती है। कितने से कितने कीमती मशीन ही क्यों ना हो, रहने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, काम ना कराइए, फिर देखिए उसमें जंग लग जाएगी। तो शरीर भी वैसा ही, यदि हम जिस तरह की आदत अपने शरीर में बना लेंगे ना, उसी तरह से हमारा शरीर हो जाएगा। हम तो बस सोना चाहते हैं, बस पड़े रहना चाहते हैं। 14 दिन काफ़ी हैं शरीर को ढालने के लिए। तो इसी तरह से 14 दिन काफ़ी हैं अपने आप को चुस्त रखने के लिए, और फिर वो हो जाएगी हमारी हैबिट। तो स्टार्ट करना है हमें व्यायाम, योग, ठीक है, ध्यान, कि कम से कम नियमित रूप से 14 से 21 दिन यदि हमने अपने आप को नियमित रूप से ढाल लिया इसमें, तो हमारे शरीर को आदत बन जाएगी और फिर हम कहीं भी रहेंगे हम योग या ध्यान या व्यायाम अवश्य करेंगे, ठीक है। व्यायाम शरीर के संचालन का एक अच्छा तरीका है। यह शरीर को उचित दशा और दिशा में रखने में सहायता करता है। अब यहाँ पर दशा और दिशा दिया है कि व्यायाम से क्या होता है, शरीर को उचित दशा और दिशा दोनों ही मिलती है। दशा मीन्स स्थिति, दिशा मीन्स बिल्कुल डायरेक्शन, ठीक है। व्यायाम के लिए अनेक प्रकार के आसनों की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग दौड़ लगाते हैं तो कुछ दंड बैठक लगाते हैं। बच्चे खेल कूद कर अपना व्यायाम करते हैं। बुजुर्ग सुबह शाम तेज चाल से टहलकर अपना व्यायाम करते हैं। हर एक का अलग अलग है, ठीक है। नवयुवकों में व्यायाम शालाओं में जाकर व्यायाम करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। व्यायाम चाहे किसी भी प्रकार का हो, इससे लाभ तो होने ही है। शरीर को तो स्वस्थ होना ही है। शरीर में ताजगी आती है तथा यह सुगठित बन जाता है। सुगठित मतलब समझते हैं, एकदम ऐसा झुलसा हुआ सा नहीं दिखेगा, एकदम बहुत अच्छा चुस्त तंदुरुस्त दिखाई देगा, ठीक है, फिट। कहते हैं सुगठित मीन्स फिट बॉडी रहेगी। व्यायाम करने के लिए सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है और होता ही है। प्रातः काल में सूर्योदय से पूर्व जाग कर व्यायाम करने से तन तथा मन दोनों स्वस्थ तथा नियंत्रित रहते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। अपने सेंस ऑर्गन्स, ज्ञान इंद्रियों को भी आप अपने वश में कर सकते हैं। और ये कहा गया है कि जिसने अपने ऊपर नियंत्रण कर लिया या जिसने खुद पर काबू कर लिया, समझिए वो दुनिया को काबू में करने की शक्ति रखता है। लेकिन जो अपने आप को ही वश में नहीं कर सका, अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर सका, तो दुनिया को कंट्रोल क्या खाक करेगा। इसलिए व्यायाम नियमित रूप से करना है ताकि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपने सेंस ऑर्गन्स पर कंट्रोल कर सकें, अपने आप को नियमित रूप से एक सांचे में, एक ढांचे में ढाल सकें और स्वस्थ रख सकें और सफलता की ओर बढ़ते चले जाएं, ठीक है। सुबह की वायु स्वच्छ, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है। अतः प्रत्येक को व्यायाम के प्रति कटिबद्ध होकर बीमारियों से शरीर को दूर रखना चाहिए। शरीर जो सब कुछ करता है हमारे लिए, तो क्या हम इतना सा नहीं कर सकते हैं शरीर के लिए?
करना है, इसलिए व्यायाम को अपनाना ही है। आप लोग भी व्यायाम कीजिए, सुबह की ठंडी ठंडी हवा में थोड़ा सा टहलिए, फिर देखिए क्या तो आनंद की अनुभूति होगी, पढ़ने में भी मन लगेगा बेटा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे। तीसरा अनुच्छेद का टॉपिक है हमारा कोरोना वायरस। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे। कुछ इस तरह का था कोरोना वायरस, कुछ ऐसा 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 है ना, ऐसा कुछ है ना, ऐसा ही कुछ था ना। ठीक है, मान लीजिए ये, तो आप जब पूरा लिख लेंगे ना तो डायग्राम भी बना सकते हैं यदि समय रहा तो। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से शुरू हुआ कोविड-19 या कोरोना वायरस अत्यंत सूक्ष्म किंतु घातक वायरस है। इतना सूक्ष्म था लेकिन इतना खतरनाक था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा और ऐसा कुछ तहस नहस कर देगा दुनिया को। इस वायरस ने विश्व के अनेक देशों में लाखों लोगों को अकाल मृत्यु का शिकार बना दिया। कोरोना के प्रारंभिक लक्षण हैं सर्दी, जुकाम, बुखार, नाक बहना, गले में खराश और बाद में सांस लेने में तकलीफ होना। यदि इस तरह के लक्षण होते ही थे, तब फिर वो कोरोना अपना पूरा बॉडी को वश में कर लेता था और किस तरह से झुलस जाता था व्यक्ति। गंभीर स्थिति में इससे किडनी फेल तथा मृत्यु भी हो जाती है। इससे बचाव के लिए आवश्यक है कि हम बार बार साबुन से हाथ धोएं, अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें, सामाजिक दूरी का पालन और मास्क का उपयोग करें तथा स्वयं संक्रमित होने पर अन्य लोगों से दूरी बनाकर रखें। यदि संक्रमित हो गए हैं तो अन्य लोगों से डिस्टेंस या दूरी बनाकर रखें, क्योंकि संपर्क में आने से बिल्कुल गुणा बढ़ जाता है, मल्टीप्लाई में बढ़ जाता है। इसलिए यदि कुछ ऐसा होता है तो इससे दूर रहें। ठीक है, और क्या है, कोरोना के संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने हेतु सरकार द्वारा समय समय पर लॉकडाउन घोषित किया गया। सभी सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, सिनेमा घर आदि बंद कर दिए गए। सभी शिक्षण संस्थाएं बंद करके विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षण सुविधा प्रदान की जा रही है कोरोना काल के दौरान। ठीक है, वर्तमान समय में भारत के साथ साथ अन्य कई देशों ने भी कोरोना वायरस के लिए टीका या वैक्सीन बना लिया है तथा समस्त नागरिकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीन की निर्देशानुसार खुराक लेना आवश्यक है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के निर्देशों का पालन करें, स्वस्थ आहार लें, व्यायाम करें। देखिए व्यायाम कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है व्यायाम। तथा अफवाहों से बचें, जो र्यूमर्स फैल जाते हैं उनसे हमें बचना है और इस तरह से किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। इस तरह से हम कोरोना से संबंधित अनुच्छेद लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। और यदि समय रहेगा, आप समय आराम से, ऐसे हड़बड़ाहट नहीं कि बार बार समय देख रहे हैं, बार बार समय देख रहे हैं। 2 घंटे इतने जल्दी भी पूरे नहीं होंगे, लेकिन हाँ इतनी देर तक भी नहीं चलेंगे कि हम आराम से किए जा रहे हैं। ध्यानपूर्वक कॉन्सेंट्रेट होकर प्रैक्टिस करना है ना, जो भी आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है उसमें आप देखिए कि आप कितने समय में पेपर को सॉल्व कर पा रहे हैं। अगला आया प्रश्न 5वां। ठीक है, और आपको लिखना है पत्र भी रहेगा आपका 5 नंबर का। आपसे अपने बचत खाते की चेकबुक खो गई है, इस संबंध में तत्काल उचित कार्यवाही करने के लिए निवेदन करते हुए बैंक प्रबंधक को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है, या फिर अथवा प्रधानाचार्य को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए, जिसमें पुस्तकालय में विज्ञान की 2 पत्रिकाएं मंगवाने की या मंगाने की प्रार्थना की गई हो। 2 पत्र दिए जाएंगे, एक आपको करना है। ठीक है, और दोनों ही यहां पर कौन से आ गए हैं, ऑफिशियल लेटर अर्थात फॉर्मल लेटर या औपचारिक पत्र। ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों ही हैं बेटा औपचारिक। और औपचारिक पत्र क्या होते हैं पता है, बता दूं क्या आपको एक बार और। औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो हम कार्यालयों को लिखते हैं, किसी बैंक मैनेजर को या ऑफिस से संबंधित जो भी पत्र होते हैं वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं।
और हाँ, बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा था कि हो सकता है एक औपचारिक आ जाएगा, ये एक अनौपचारिक आ जाएगा, तो हम अनौपचारिक का किला तैयार कर लेते हैं क्योंकि उसमें अधिक फॉर्मेलिटीज नहीं करनी होती। नो बेटा, देखिए ना, आप सामने देखिए, दोनों अथवा में है लेकिन दोनों औपचारिक दिए गए हैं। यहां भी ये ऑफिशियल लेटर है, बैंक प्रबंधक मींस मैनेजर को, बैंक मैनेजर को आपको बोला करना है, लिखना है, और यहां पर आपको प्रिंसिपल को लिखना है। दोनों ही ऑफिशियल लेटर है, अर्थात दोनों ही औपचारिक पत्र हैं। तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि एक औपचारिक आ जाएगा एक अनौपचारिक। दोनों औपचारिक भी आ सकते हैं, दोनों अनौपचारिक भी आ सकते हैं, या फिर एक औपचारिक भी आ सकता है एक अनौपचारिक भी आ सकता है, अर्थात अतः हमें दोनों प्रकार के पत्र तैयार करने होंगे। यस, अब तो आप प्रैक्टिस करते जाइए ना। सैंपल पेपर 1 आपने देखा, आज हम सैंपल पेपर 2 कर रहे हैं, और भी पेपर्स आएंगे, तो इस तरह से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, आप कर पाएंगे। ठीक है, आप चलते हैं आगे। दिए गए 2 पत्रों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन। किस तरह से अंक विभाजन है? सबसे पहले है आरंभ तथा अंत की औपचारिकताएं, जो हम पता लिखते हैं, फिर हम अंत में लिखते हैं भवदीय या आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, वो रहेगा 1 अंक का। विषय वस्तु, जैसे हाँ ओके, ध्यान सुनिएगा, औपचारिक पत्र में विषय लिखना ही है, अनौपचारिक में विषय नहीं लिखते हैं। औपचारिक में विषय के बाद जब हम लिखेंगे ना विषय, उसके बाद जो बॉडी रहती है विषय वस्तु, वो 3 अंक की रहेगी, ये भी ध्यान देना है। भाषा 1 अंक की रहेगी, कुल मिलाकर हमारे 5 अंक हो जाएंगे। तो 5 अंक आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि आप बड़े अच्छे से औपचारिकताएं निभाएं, भाषा में अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, और साथ ही साथ विषय वस्तु जो आप कहना चाह रहे हैं वो पत्र पढ़कर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि आपके मन में जो चल रहा है या आप जो कहना चाहते हैं वो पत्र के माध्यम से वहां पर समझ जाए सामने वाला, तब वो पत्र माना जाता है एक सही पत्र। ठीक है, देखिए आ गए हैं हम बैंक मैनेजर की तरफ। सेवा में शाखा प्रबंधक, दिल्ली कोऑपरेटिव बैंक, शाखा लाजपत नगर, नई दिल्ली। दिनांक, ये विषय चेकबुक खोने की सूचना हेतु। ठीक है, यहां पर आपने कॉमा लगाया, यहां पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। जस्ट जैसे ही पता समाप्त हो दिनांक लिख दीजिए, दिनांक के जस्ट नीचे विषय लिख दीजिए, चेकबुक खोने की सूचना हेतु महोदय, फिर कॉमा लगा दीजिए। निवेदन है कि आपके बैंक में मेरा एक बचत खाता, ये नंबर लिख दीजिए, इसका संचालन करने के लिए मुझे 10 चेकों की एक बुक मिली थी। ठीक है, ये दे दिया उन्होंने यहां से यहां तक। उसके बाद क्या हुआ, 2 दिन पहले वह चेक बुक कहीं पर खो गई है। कितने अच्छे से क्लियर हो रहा है ना कि क्या कहना आप चाहते हैं। इससे मुझे बड़ी असुविधा हो रही है, इस संबंध में जो भी आवश्यक समझें वैसी उचित कार्यवाही करें, शेष उसका दुरुपयोग ना हो, अतः उन पर भुगतान रोक दिया जाए। यस, मुझे नई चेक बुक जारी करने की कृपा करें ताकि मैं बैंक खाते का आगे से सुचारू संचालन कर सकूं। धन्यवाद, भवदीय राम कुमार चौधरी, कोई भी काल्पनिक नाम, वृंदावन कॉलोनी, नई दिल्ली। इस तरह से आपका पत्र पूरा हो जाएगा और आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। देखिए बेटा, बॉडी पर ध्यान दीजिए, 3 नंबर की है। विषय के बाद यहां से ये जो है ना विषय वस्तु, यहां से शुरू होती है विषय से और कहां तक चलती है, यहां तक, ये 3 नंबर मिलेंगे आपके। बाकी स्टार्टिंग का पता और धन्यवाद के बाद ये 1 नंबर का है। किस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, भाषा 1 नंबर की है, तो इन पर ध्यान रखिएगा। अंकों को अब आप समझ गए होंगे, भाषा 1 नंबर की, प्रारंभ और अंत की औपचारिकताएं 1 नंबर, और जो बॉडी है वो 3 नंबर की। तो हमको हर एक को, मतलब ये नहीं कि अच्छा एक ही तो है, कोई नहीं, 1 कट गया तो 4 में से नंबर मिलेंगे, 2 कट गए तो सिर्फ 3 में से नंबर मिलेंगे, इसलिए आपको पूर्ण रूप से तैयारी करनी है। ठीक है, अब एक और था प्रधानाचार्य को। सेवा में प्रधानाचार्य, सरस्वती बाल विद्यालय, हरिनगर, मथुरा। दिनांक, और यहां पर ऐसा नहीं लिखना है जैसे प्रधानाचार्य विद्यालय तो आप लिख दें विद्यालय आबासा विद्यालय, नहीं, किसी भी विद्यालय का आप नाम लिख सकते हैं काल्पनिक। ठीक है, दिनांक इतना। विषय, पुस्तकालय में 2 पत्रिकाएं मंगाने का निवेदन। अब ये जो प्रारंभिक की औपचारिकताएं हैं और अंत की जो औपचारिकता, देखो एक और बता देती हूँ, और ये वाली औपचारिकता, ये प्रारंभ की और अंत की मिलकर 1 नंबर की हैं। ठीक है, और चलते हैं हम कि ये जो पता है
अब यहां पर विषय पुस्तकालय में 2 पत्रिकाएं मंगाने का निवेदन, यहां से होती है हमारी बॉडी या विषय वस्तु शुरू। श्रीमान जी, विनय पूर्वक निवेदन है कि हमारे विद्यालय में विज्ञान संबंधी कोई श्रेष्ठ पत्रिका नहीं आती। ठीक है, अब नहीं आती तो मैं और मेरे साथी विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका नियमित पढ़ना चाहते हैं, इससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। साहित्यिक दृष्टि से आजकल पत्रिका भी पुस्तकालय में मंगाएं ताकि हम नया और श्रेष्ठ साहित्य पढ़ सकें। इन्हें पढ़कर हमें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। आशा है हमारा यह निवेदन स्वीकार होगा। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारिणी पूजा, अनुक्रमांक 175। ठीक है बेटा, इस तरह से हमें पत्र पूरा कर देना है और धन्यवाद लिखना नहीं भूलना है। यदि आज्ञाकारिणी, ठीक है, या आज्ञाकारी, इस तरह से आपको लिखना है। और यदि आप इस तरह से लिखते हैं और लिखेंगे ही ना, अच्छे से देखिए, वीडियो देखिए, नहीं समझ में आए थोड़ा सा फिर चले जाइए, थोड़ा सा बैक कर लीजिए, फिर से देखिए, क्योंकि परीक्षा से पूर्व की तैयारी हमें परीक्षा में सफलता दिलाती है। और यदि हम पूर्व तैयारी नहीं करेंगे तो हमें पछतावा होता है। तो क्यों हम पछतावे की तरफ जाएं, जबकि हमें पता है कि हम तैयारी करेंगे तो हमें कोई पछतावा नहीं होगा, हमारा परिणाम अच्छा होगा। और जितना हम करते हैं मेहनत, उसका परिणाम हमें मिलता ही है। तो बिल्कुल अच्छे से वीडियो देखते रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आया है छठवां, 2.5 मार्क्स मीन्स 2.5 नंबर का। क्या है? आपके विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस पर समस्त पुराने विद्यार्थी व अभिभावकों को सहर्ष आमंत्रित करते हुए विज्ञापन तैयार कीजिए, या फिर नटराज पेंसिल के लिए विज्ञापन तैयार कीजिए। पहला दिया है कि आपके विद्यालय में वार्षिक खेल दिवस पर, खेल दिवस स्पोर्ट डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, यस, 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे रहता है। ठीक है, तो यदि आपको डेट याद है और वहां लिख देंगे तो गजब, मजा आ जाएगा। चेकर को कहेंगे क्या बात है आपके विद्यालय में, तो उस पर आपको एक विज्ञापन तैयार करना है कि कैसे। दूसरा, आपको नटराज पेंसिल के विज्ञापन तैयार करना है कि नटराज पेंसिल क्या है, कैसे है, तो आप चित्र बनाएंगे, क्या करेंगे, वो आप पर निर्भर है। आइए देखते हैं। और हाँ, एक और खा है, रियल आइसक्रीम का एक आकर्षक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में बनाइए। रियल आइसक्रीम। दूसरा है, हेलमेट बनाने वाली एक कंपनी के लिए एक विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में तैयार कीजिए। बेटा ये शब्द तो दिए हैं ना, ये तो आपको लिखना ही है, वो भी किस तरह से वो अभी हम देखेंगे विज्ञापन का जब एग्जाम्पल देखेंगे। लेकिन साथ साथ आपको चित्र भी बनाना है। चित्र बनाइएगा ताकि आपका जो आधा आधा रेशियो है नंबर का, अंकों का, वो आपको कहते हैं ना चित्र देखकर समझ में आ जाए कि आप क्या किसका ऐड दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। का और खा प्रश्नों में से दिए गए 2 विषयों में से एक एक संदेश लगभग उसमें लिखना है 50 शब्दों में। ठीक है, 1 अंक 2 अंक विज्ञापन। ठीक, विषय वस्तु रहेगी 1 अंक की, प्रस्तुति रहेगी 1 अंक की, भाषा रहेगी ½ अंक की। विषय वस्तु की आप क्या लिख रहे हैं। फिर अब आप कहेंगे मैडम यहाँ पर चित्र का तो कोई जिक्र ही नहीं है। नहीं है, लेकिन आप सोचिए ना, खंड खा है रचनात्मक लेखन, ना नहीं कहा है, लेकिन यस यू हैव टू मेक डायग्राम। बना दीजिए लिखने के साथ साथ, फिर देखिए आप कैसे आपको अंक नहीं मिलते हैं। आगे चलते हैं। सरस्वती बाल विद्यालय वार्षिक खेल दिवस आमंत्रण। समस्त पुराने विद्यार्थियों एवं अभिभावक गण सहर्ष आमंत्रित है। दिनांक 5/8/2000, इतना, समय 3 बजे अपराह्न, स्थान विद्यालय मैदान, आग्रहकर्ता प्रभारी आयोजन, दूरभाष मतलब समझते हैं ना, मोबाइल नंबर। अब आप सोचेंगे मैडम हम ऐसा चित्र कैसे बनाएं? मत बनाइए, कुछ खेल से संबंधित कुछ ऐसे चित्र बना दीजिए जो आप बना सकते हैं। फुटबॉल, बास्केटबॉल जैसा कुछ बॉल बना दीजिए, या मतलब कुछ तो बना दीजिए खेल से रिलेटेड जो आपको लगे। ऐसा डायग्राम नहीं बन पाएगा आपसे, आई नो, लेकिन आप यदि बनाएंगे कुछ तो वो आकर्षक लगता है और उस पर आपको अंक मिल जाते हैं। तो ये रहा हमारा खेल दिवस का। अब नटराज पेंसिल तो बना लेंगे ना, पेंसिल तो रखिएगा साथ में। और पेंसिल आप बनाएंगे तो
बिल्कुल कैसे करेंगे आप? नटराज पेंसिल रबर सहित सुंदर, सस्ती, टिकाऊ, लंबे समय तक साथ दे। नटराज है जहां, सुंदर काम है वहां। इस तरह के कुछ जैसे आप लिख रहे हैं, ऐसे 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 इसके अंदर भी लिख सकते हैं। एक पैक के साथ एक पेंसिल मुफ्त, जो आपको लिखना हो वो लिखिए। तो इस तरह से आप अपने विज्ञापन को और आकर्षक बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, आहा, रियल आइसक्रीम। ओह माय गॉड। देखिए आप, अब पहले आप ये बताइए कि आपको सबसे पहले क्या दिखाई दिया? ये आप पढ़ रहे हैं या ये आप देख रहे हैं? आप ही बताइए, आप ही निर्णय कीजिए कि जब चित्र आपके सामने रहते हैं तो आप चित्रों को देखते हैं या लिखे हुए को पढ़ते हैं? चित्रों को देखते हैं, ऑब्वियस, बिल्कुल। तो अब आप आइसक्रीम नामक वस्तु से तो भली भांति परिचित होंगे ही, है ना? तो अब आप आइसक्रीम के चित्र बना दीजिए। मिलन आइसक्रीम, जो भी आप, अब इसमें दिया है रियल आइसक्रीम, तो रियल आइसक्रीम से रिलेटेड कुछ चित्र बना दीजिए। हाँ, और उसमें अब आप सोचेंगे मैडम कलर पेन यूज़ कर सकते हैं? नहीं, कलर पेन यूज़ मत करिएगा, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा होगा कि यूज़ ब्लैक और ब्लू बॉल पेन। जेल पेन का यूज़ नहीं करिएगा, क्योंकि कभी कभी पानी या कुछ पड़ जाने से वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। कोशिश कीजिएगा बॉल पेन यूज़ करने की, और पेंसिल शेड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास समय है, बिल्कुल आप देखिए कि सारा कुछ मैंने चेक कर लिया है, तो पेंसिल कलर जो रहते हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो स्केच पेन या उनको बिल्कुल मत ले जाइएगा इसको हॉल में। ठीक है, अब ये रही हमारी रियल आइसक्रीम। अब हम पढ़ने की तरफ जा रहे हैं। पहले तो हमने चित्रों की तरफ गए। रियल आइसक्रीम आ गई आ गई आ गई, अनूठे स्वादों से भरपूर, बच्चों को भाए, बड़े बूढ़ों को भी ललचाए, विभिन्न स्वादों में उपलब्ध अब केवल ₹10 में। कौन और कप, कौन भी है, कप भी है, जो बच्चे भी खाएं और बूढ़े भी खाएं और ललचाएं। आ गई है रियल आइसक्रीम। तो इस तरह से आप बहुत सुंदर तरीके से विज्ञापन बना सकते हैं। और कितने नंबर का है? 2.5 नंबर का। 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बस अपनी क्रिएटिविटी को आप दर्शा दीजिए। अब आया है हेलमेट, रक्षक हेलमेट। हेलमेट का चित्र बना दीजिए यदि आता है आपको। आइए लाभ उठाइए, आकर्षक रंगों में उपलब्ध। सबसे पहले आप क्या देखेंगे? जो इनके अंदर लिखा है, बादलों जैसे के अंदर, फिर आप इसको पढ़ेंगे। ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है हमारी, कि जो कुछ चित्रात्मक तरीके से है ना, दृश्य पहले देखते हैं, पढ़ते बाद में है। तो ये जो चित्र दिए हैं उन पर हमारी गई पहले नजर। आकर्षक छूट 15% से 30% तक, मजबूत, हल्के और टिकाऊ। आइए आइए लाभ उठाइए। फिर लिखा है जीवन सुरक्षा का मजबूत आधार, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष हेलमेट, सीमित स्टॉक, कहीं देर ना हो जाए। हेलमेट पहने, सुरक्षित रहें, घर परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, सड़क नियम कानून का पालन करें। राजेंद्र ऑटोमोबाइल एवं स्पेयर पार्ट्स, घंटाघर चौक, रुड़की। संपर्क, ये कुछ भी आप अपने उससे दे सकते हैं। तो ये हो गया हेलमेट का ऐड। अब इतने अच्छे से आप हेलमेट का ऐड देंगे या विज्ञापन देंगे तो चेकर तो नंबर देंगे ही ना, समझे? अब चलते हैं हम प्रश्न 7वां। क्या है? अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। ये भी है आपके 2.5 अंक का। अथवा अपने बड़े भाई को प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर लगभग 40 शब्दों में बधाई संदेश लिखिए। अब खा क्या है? भगवत गीता पाठ के आयोजन की सूचना देते हुए संबंधी को लगभग 40 शब्दों में संदेश लिखिए। या फिर मयंक को अपने पिताजी के मित्र श्री अग्रवाल जी के घर से दूरभाष पर संदेश प्राप्त होता है कि उन्होंने कुछ जरूरी फाइल पिताजी को ईमेल पर भेजी है और उसके पिताजी फोन नहीं उठा रहे हैं। विद्यालय जाने से पूर्व मयंक द्वारा बाजार गई हुई मां के नाम एक संदेश लिख दीजिए। ये है, इस तरह के भी संदेश आ सकते हैं। तो कैसे लिखना है आपको? किस पर आधारित अंक निर्धारण क्या है बेटा? रचनात्मक प्रस्तुति 1 अंक, विषय वस्तु 1 अंक, भाषा आधा अंक। का और खा प्रश्नों में से दिए गए 2-2 विषयों में से एक संदेश लगभग 40 शब्दों में आपको लिखना है। बधाई संदेश या लिख दीजिए आप। देखिए, दिनांक, प्रातः, प्रिय अभिनय, जन्मदिन की असंख्य शुभकामनाएं, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार या 50,000,
ईश्वर तुम्हें स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, यश एवं बुद्धि प्रदान करें। आने वाला प्रत्येक नया दिन तुम्हारे जीवन में अनेक खुशियां और अपार सफलताएं लेकर आए। समस्त परिवार को बहुत बहुत बधाई। अभिषेक, अपना नाम लिख दीजिए। दूसरा क्या था? बधाई संदेश, ये लिख दिया। आदरणीय भाई, प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्ति पर आपको हार्दिक बधाई। निश्चय ही यह आपके अथक परिश्रम और निरंतर अभ्यास का ही परिणाम है। हम सबको आपकी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व है। ईश्वर आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्रदान करे। गौरव, ऐसे लिख दिया बधाई संदेश। अब आए हैं हम यहां पर कि डेट लिख दी, समय लिख दिया। उसके बाद आदरणीय बुआ जी, दिनांक 12 अगस्त से हमारे यहाँ भगवत गीता पाठ का आयोजन दोपहर 2 बजे से प्रतिदिन होगा। 18 को पाठ का समापन तथा 19 को महाभोज होगा। आप कार्यक्रम अनुसार सपरिवार पधारें। कार्यक्रम के अनुसार सपरिवार पधारें। आदित्य, बुआ जी को लिख रहा है तो आदित्य है, ठीक है। अब आते हैं माता जी। पिताजी के मित्र अग्रवाल अंकल का फोन आया था। उन्होंने पिताजी को ईमेल द्वारा कुछ जरूरी फाइल भेजी हैं। आप पिताजी को सूचित कर दीजिएगा। वे अंकल का फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं विद्यालय के लिए निकल रहा हूं। ये आप विद्यालय जाते जाते अपने मम्मी के नाम मैसेज कर रहे हैं, संदेश, ठीक है। तो वो है कि पिताजी के मित्र अग्रवाल अंकल का फोन आया था। चूंकि मम्मी घर में नहीं थी, उन्होंने पिताजी को ईमेल द्वारा कुछ जरूरी फाइल भेजी है। आप पिताजी को सूचित कर दीजिएगा। वे अंकल का फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं विद्यालय के लिए निकल रहा हूं। अपना नाम लिख दिया, मयंक। इस तरह से हो गया। यस बेटा, आशा करती हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा और साथ ही साथ ढेर सारी बधाइयां देती हूं आपकी परीक्षा के लिए। मैं और मैग्नेट ब्रेन्स की ओर से आप सभी को टर्म 2 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा आपके लिए लेकर आते हैं फ्री वीडियोस, जो कि आपकी सफलता में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करने जाएगा, ठीक है बेटा। मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्लास 6वीं से 12वीं तक ऑनलाइन एजुकेशन, स्कूल की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त देता है। तो अधिक से अधिक हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा और आपका रिश्ता मजबूत होता रहे और भी होनहार बच्चे आपकी तरह लाभ उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, बाय।